अध्याय 71 विश्वासघात क्या। उसने पलटकर हमलावर का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानने को तैयार नहीं था। उसके पैर लड़खड़ा गए और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। उसके मुंह में ताबे का स्वाद भर गया और खून उसके गले में उबलने लगा। धूल इतनी साफ हो गई कि वह अपने से कुछ इंच की दूरी पर हान का चेहरा देख सका। उन विशेषताओं में कोई आश्चर्य नहीं था। अपने साथी की चोट पर कोई भय नहीं, केवल ठंडी आंखें। गलत जगह गलत वक्त। पुराने दोस्त हान ने फेंग की पीठ में धंसी तलवार घुमाई, जिससे उसके अंदर नई पीड़ा दौड़ गई। राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। शहर को नए नेतृत्व की जरूरत है। दर्द की धुंध में समझ उभरी। तुम इसके साथ काम कर रहे हो। शब्द है गठबंधन। फेंग हान ने बड़ी कुशलता से अपना हथियार निकाला। राक्षसों को एक क्षेत्र चाहिए, मुझे नगरस्वामी का पद चाहिए। दोनों पक्षों के लिए लाभकारी व्यवस्था। फेंग ने अपना तलवार उठाने की कोशिश की इस गद्दार पर वार करने के लिए, लेकिन उसकी ताकत उसे छोड़ चुकी थी। घुटनों के बल बैठे उसके शरीर के नीचे खून जमा हो गया था और हर तेज धड़कन के साथ उसकी जान निकल रही थी। शहर विरोध करेगा। राक्षसों के आक्रमण के खिलाफ मेरी वीरतापूर्ण रक्षा को शहर स्वीकार करेगा। हान की आवाज बातचीत वाली रही, मानो राजद्रोह की बजाय मौसम की बात कर रही हो। खासकर तब जब मैं इस चांदी के राक्षस के हाथों तुम्हारी दुखद मौत का बदला लूंगा। उनके चारों ओर हवा तेज हो गई। हार्पी ने धूल भरी आंधी जारी रखी, जिससे उनके टकराव को देख रहे सैनिकों की नजरों से छिपा लिया गया। फेंग की दृष्टि किनारों पर धुंधली पड़ गई। चेतना लुप्त होती जा रही थी। उसके अंतिम विचार उसके अपने भाग्य की ओर नहीं, बल्कि उस शहर की ओर मुड़ गए जिसकी रक्षा की उसने शपथ ली थी। तुम असफल हो जाओगे नहीं। पुराने दोस्त हान ने फेंग के कंधे पर धीरे से हाथ रखा। मैं पहले ही सफल हो चुका हूं। अपनी आखिरी ताकत से फेंग ने हान के बेदाग कवच पर खून थूका। अवज्ञा का एक अंतिम कार्य। फिर अंधकार ने उसे अपने में समा लिया। कुछ ही सेकंड में हवा थम गई, युद्ध क्षेत्र में धूल जम गई और भयावह दृश्य सामने आ गया। जनरल फेंग खून से लथपथ पड़े थे। उनकी चांदी जैसी आभा बुझ गई थी। उनके ऊपर खड़े जनरल हान का चेहरा दुहक और क्रोध से विकृत हो गया था। पास के सैनिक अपने गिरे हुए कमांडर को देखकर अचंभित रह गए। जानवर ने उसे मार डाला। एक युवा रंगरूट ने कांपते हुए हार्पी की ओर इशारा किया, जो कई मीटर दूर जाकर खड़ा हो गया था और उसके पंख अभी भी हमले के लिए फैले हुए थे। जनरल फेंग, एक अन्य सैनिक भावुक होकर चिल्लाया। हान ने अपनी खून से सनी तलवार उठाई। उसकी चांदी की आभा क्रोध से भड़क उठी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राक्षस सैनिक उसके पीछे इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे सदमे और बढ़ते क्रोध से भरे हुए थे। उनका प्रिय सेनापति, सैकड़ों लड़ाइयों का नायक, उनकी आंखों के सामने मारा गया। जनरल फेंग के लिए यह चीख क्षतिग्रस्त दीवार पर गूंज उठी और दर्जनों फिर सैकड़ों आवाजें उठीं। हान ने हार्पी पर हमला किया। अपने गुप्त सहयोगी के साथ समन्वित युद्ध में उसका प्रदर्शन बेजोड़ था। चांदी की ऊर्जा चांदी से टकरा रही थी, जिससे अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो रहे थे जो उनके आदान प्रदान के बनावटीपन को छुपा रहे थे। सैनिक विस्मय से देख रहे थे कि उनका जनरल उस पंख वाले जानवर से कैसे लड़ रहा है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके सामने एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया नृत्य चल रहा है। हान द्वारा किए गए प्रत्येक नाटकीय हमले के बाद हार्पी बिल्कुल सही दूरी तक पीछे हट गया। कभी भी वास्तविक खतरा नहीं था, कभी भी वास्तविक खतरा नहीं था। इस बीच बाकी राक्षसों की भीड़ ने मानव रक्षकों को चीर डाला। कांस्य श्रेणी के सैनिक दर्जनों की संख्या में गिरते हुए युद्ध प्रांगण को रक्त से भिगो रहे थे। उनकी चीखें रजत श्रेणी के द्वंद्व युद्ध के लिए एक भयावह पृष्ठभूमि बना रही थीं। एक आकर्षक आदान प्रदान के बाद हान पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका एक हाथ उसके उस तरफ दबा हुआ था जहां खून से उसका कवच दागदार था। नगरपालक कहाँ है? उसने पूछा। उसकी आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। हमें अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पहले वाले आत्मविश्वास की जगह अनिश्चितता ने ले ली। महोदय, केंद्रीय कमान से कोई संदेश नहीं आया है, एक संदेशवाहक ने बताया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। हान के चेहरे पर गहरा आक्रोश छा गया। हम यहां मर रहे हैं। इससे विश्वासघात का बीज बोना चाहिए। माफ करना दोस्तों, तुम्हारे दोस्त और परिवार मेरी वजह से नहीं मरे, बल्कि एक नाकाबिल शहर के नेता की वजह से मरे जिसने अपनी सेना की मदद नहीं की। सर, क्या आदेश हैं? खून से लथपथ एक कैप्टन पास आया। उसके दस्ते के बचे हुए लोग उसके पीछे इकट्ठे हो गए। हान ने युद्ध क्षेत्र का गंभीरता से जायजा लिया। दीवार गिर गई थी, ठीक वैसे ही जैसे योजना बनाई गई थी। अब अगले चरण का समय है। हम पीछे हट रहे हैं। उसने इतनी ऊंची आवाज में घोषणा की कि सब सुन सकें। उत्तरी दीवार खतरे में है।
भीतरी जिले में वापस चले जाओ। जब रक्षकों ने व्यवस्थित ढंग से पीछे हटना शुरू किया तो उनके थके हुए चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने साथियों को खो दिया था, लेकिन कम से कम वे एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा तो रहेंगे, या ऐसा उन्होंने सोचा। राक्षसी भीड़ ने अपनी बढ़त जारी रखी और रक्षा पंक्ति को क्रूरता से तोड़ डाला। हार्पी आसमान की ओर उड़ी, उसके पंखों से चक्रवाती हवाएं उठ रही थीं, जिससे सैनिक दीवार से नीचे गिर पड़े। हान के चेहरे पर एकदम सदमा साफ दिखाई दे रहा था। धोखेबाजी का एक मास्टर क्लास। जानवर घुस आए हैं, सब भाग जाओ, अपने अपने परिवारों को यहां से निकालो। अनुशासन की जगह दहशत ने ले ली और पीछे हटने की प्रक्रिया अराजक पलायन में बदल गई। सैनिक अपनी जगह छोड़कर भीतरी इलाकों की ओर दौड़ पड़े, जहां उनके प्रियजन उनका इंतजार कर रहे थे। हान उस अफरातफरी के बीच खड़ा था, उसकी चांदी जैसी आभा सुरक्षात्मक भाव से चमक रही थी और वह लोगों को सुरक्षित निकालने का निर्देश दे रहा था। किसी ने भी उस सूक्ष्म नजर पर ध्यान नहीं दिया जो उसने ऊपर मंडरा रहे हार्पी के साथ की थी। दूसरा चरण पूरा हो गया। इस दौरान एथन दक्षिणी दीवार तक पहुंच गया। टूटे हुए हथियार, खून से सने पत्थर और राक्षसी लाशों ने उसे घेर लिया। सैनिक अभी भी जानवरों से लड़ते रहे, जबकि जनरलों ने उनके स्वास्थ्य और मन को पुनः प्राप्त कर लिया। दीवार ज्यादातर बरकरार रही, जो उनकी सफल रक्षा का प्रमाण था। उत्तर में जो कुछ भी हुआ था वह उसे पता नहीं था, लेकिन कम से कम शहर का यह हिस्सा अभी भी खड़ा था। दो परिचित व्यक्तियों ने उसे आते हुए देख लिया और सुरक्षा का निरीक्षण छोड़कर उसे रोकने का प्रयास किया। मध्य सिल्वर और निम्न सिल्वर जनरलों ने सावधानी के साथ कदम बढ़ाया। तुम वापस आ गए, सीनियर जनरल ने एथन पर चोट के निशान देखते हुए कहा। पैंथर को क्या हुआ? एथन ने अपना भाव तटस्थ रखा और उस जानवर का मूल खा लेने के बाद उसकी रगों में बह रही शक्ति का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। पकड़ नहीं पाया। मेरी स्पीड प्रतिभा के बावजूद भी यह बहुत तेज था। लो सिल्वर जनरल ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को संदेह भरी नजरों से देखा। आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम मान लें कि आप उसका पीछा कर रहे थे, जबकि आप जानते थे कि आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे और उसने किसी तरह आप पर अकेले हमला नहीं किया। जो चाहो मानो मानो। एथन ने कंधे उचका दिए, यह इशारा जानबूझकर लापरवाही भरा था। मैंने हार मानने से पहले लगभग 2 मिनट तक उसका पीछा किया। बाद में आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। अध्याय 72 दीवार गिर गई है। सीनियर जनरल की आंखें सिकुड़ गईं, जो उनके जर्जर चेहरे पर उभरे भावों से साफ जाहिर हो रही थीं। आप वाकई कमाल के लग रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी अभी सिल्वर रैंक के राक्षस से लड़ा हो, उन्हें कुछ शक है। वे अपना मुंह बंद करके अपनी चिंता क्यों नहीं कर सकते? उसने मन ही मन आंखें घुमाईं। वह 2 जनरलों से लड़ाई नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं कि वह उनसे डरता था, बल्कि इसलिए कि यह बेवकूफी थी और वह उन 2 जनरलों को मार डालता जिन्होंने बरसों से इस शहर और इसके इंसानों की रक्षा की थी। खैर, मैंने कुछ औषधियां लीं। एथन ने दीवार की ओर इशारा करते हुए पूछा, यहाँ क्या हाल है? अभी के लिए स्थिर। जनरल ने विषय बदलने की इजाजत दे दी, हालांकि उसकी निगाहों में संदेह बना रहा। इस सेक्टर में अब सिल्वर रैंक के लोग नहीं दिखेंगे। एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया, उसका चेहरा तत्परता से पीला पड़ गया था। उसने वरिष्ठ जनरल को संबोधित करने से पहले तेजी से सलामी दी। सर, उत्तरी दीवार से तत्काल समाचार, यह गिर गई है। जनरल फेंग मर चुके हैं और जनरल हान ने बाहरी जिलों को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया है। दोनों जनरलों के चेहरों से खून सूख गया। फेंग मर गया। मिडसिल्वर जनरल की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अपने साथी की मौत का उसे साफ एहसास हुआ। कैसे? रजत श्रेणी का राक्षस महोदय, हवा से चलने वाली एक पंखदार राक्षसी शक्ति। रिपोर्ट्स के अनुसार धूल भरी आंधी के दौरान इसने उसे मार डाला। एथन ने बाहरी तौर पर शांति के साथ इस जानकारी को ग्रहण किया, जबकि आंतरिक रूप से उसका मन इसके निहितार्थों पर विचार कर रहा था। उत्तरी दीवार गिर गई। छिया, वह दीवार सिर्फ एक और बाधा नहीं थी। यह दीवार लिन के घर के सबसे करीब थी। लिन, तियाना और होंगवेई वहां इंतजार कर रहे थे। उसके वापस आने का इंतजार कर रहा हूं। एथन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके अंगों में शक्ति उमड़ पड़ी। जैसे ही उसने अपनी गति प्रतिभा को सक्रिय किया, उसके नीचे के पत्थरों में एक हल्की सी चरमराहट हुई। दुनिया धुंधली हो गई। जब वह गायब हुआ तो हवा दोनों जनरलों को चीरती हुई गुजरी। मिडसिल्वर जनरल ने आंखें सिकोड़ लीं, होंठ पतले हो गए। वह था और तेज। कमजोर जनरल ने जबड़ा कसते हुए कहा। बहुत तेज, लेकिन टिप्पणियों का समय बीत चुका था। अग्रिम पंक्तियां बदल रही थीं। युद्ध के मैदान में चीखें हवा के साथ गूंज रही थीं। संरचनाएं
परतों में पीछे हटो, पंक्ति मत तोड़ो। कमांडर ने मुड़कर मैदान का जायजा लिया। लड़ाकों को भी दीवार गिरने की खबर मिल चुकी थी और दहशत का माहौल बनने लगा था। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची, तीखी और आदेशात्मक रखी। जिनके परिवार तीसरे जिले में हैं, उन्हें पकड़ो, उन्हें दूसरे जिले में ले जाओ। सुन रहे हो? इंतजार मत करो। धीरे धीरे, लगातार संरचना अपनी दिशा बदलने लगी। रेखाएं झुक तो रही थीं, पर टूट नहीं रही थीं। राक्षसों ने इसका फायदा उठाया और ज्यादा सैनिकों को मार डाला। एक जूनियर अफसर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। जनरल जनरल, हम अभी भी तीसरी तरफ अतिरिक्त सैनिक भेज सकते हैं। नहीं, इस बार वह चिल्लाया नहीं। उसने उस युवक की आंखों में देखा। हम तीसरे जिले को मजबूत नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुनो, अगर हम अभी लोगों को भेजेंगे तो वे कट जाएंगे। हम खुद ही घिर जाएंगे। वे चारों ओर से घिर जाएंगे, दूसरे जनरल ने उनके पास आते हुए कहा। और हम राक्षसों को 2 मोर्चों पर हमला करने का मौका देंगे। हमारे पास इसके लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है। लेकिन ये हमारे लोग हैं और यह अभी भी एक युद्ध है। आपको लगता है कि मुझे उनकी परवाह नहीं है? उसकी आवाज धीमी हो गई, इस्पात जैसी कठोर। उस जिले में कोई वापसी बिंदु नहीं है, कोई दूसरी दीवार नहीं है, कोई रक्षात्मक अवरोध बिंदु नहीं है, कोई जमीन नहीं है जिस पर हम कब्जा कर सकें। हम जो भी लड़ाका वहां भेजते हैं वह बेकार में मर जाता है और राक्षस उनकी लाशों का इस्तेमाल शहर में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। वह पीछे हट गया और अपनी नजर खेत पर घुमाते हुए बोला, हम दूसरी जिला रेखा पर हैं। वह नई सीमा है। नजदीकी लड़ाकों में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि इसका क्या मतलब है। तीसरा जिला एक भीड़भाड़ वाला, टूटता फूटता, गरीब इलाका जलने के लिए छोड़ा जा रहा था। निकासी दलों को आगे बढ़ने दो। उन्हें बताओ कि उनके पास 30 मिनट हैं, फिर हम पुल काट देंगे। जूनियर अफसर अब भी स्तब्ध था। लेकिन अगर तीसरे में कोई बच गया तो क्या होगा? तो उनके पास 30 मिनट हैं। बचे हुए लोगों की तरह रहना बंद करके आगे बढ़ने के लिए उसने मुंह मोड़ते हुए कहा। अब जाओ। एथन शहर में एक भूत की तरह घूम रहा था। उसकी गति बढ़ने से उसके आसपास का वातावरण रंगों और आकृतियों में बदल रहा था। तेज और तेज चलना होगा। उनकी नई उन्नत चपलता ने उनकी हताशा का जवाब दिया तथा उनकी गति को बढ़ा दिया। तीसरे जिले में अफरातफरी मच गई थी। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, बच्चों और कीमती सामान को पकड़े हुए अंदरूनी जिलों की ओर भाग रहे थे। चीखें और आदेश बाहरी दीवार को तोड़ते हुए दूर से आ रही राक्षसों की दहाड़ से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एथन भागते हुए नागरिकों के बीच से बचकर निकल गया। उसकी बढ़ी हुई समझ ने उसे बिना धीमे हुए दहशत से बचने में मदद की। हर सेकंड मायने रखता है। कृपया अभी भी वहीं रहें। लिन का रेस्तरां सामने दिखाई दिया, लेकिन इस दृश्य ने एथन की रगों में खून जमा दिया। राक्षस इमारत के चारों ओर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे भेड़िए घायल शिकार के चारों ओर घूमते हैं। सामने का दरवाजा एक ही कब्जे पर लटका हुआ था। टूटी हुई लकड़ी जबरदस्ती घुसने का सबूत थी। दहलीज पर पंजों के निशान थे जो अंधेरे अंदर गायब हो रहे थे। एथन का दिल धड़क उठा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक साथ दोहरी प्रतिभाओं का आह्वान किया। उसकी दाहिनी हथेली में अग्नि प्रकट हुई, जबकि बाईं हथेली के चारों ओर वायु एकत्रित हो गई। सबसे नजदीकी जानवर, दांतेदार दांतों वाला एक भेड़िए जैसा प्राणी, उसके पास आते ही मुड़ गया। उसने अपनी गति कभी पूरी नहीं की। एक सघन आग का गोला उसकी खोपड़ी से टकराया और धमाका हो गया। राक्षस खतरे का एहसास होने से पहले ही सुलगता हुआ गिर पड़ा। मुख्य आक्रमणकारी दल का पीछा कर रहे 3 और जीवों मेला ढोने वाले ने अपने गिरे हुए साथी को देखा। वे गुर्राते हुए इस नए चुनौती देने वाले का सामना करने के लिए रेस्टोरेंट छोड़कर भाग गए। हवा के ब्लेड हवा को चीरते हुए चले और प्रत्येक ने अपना निशाना साधा। 3 लोगों के सिर जमीन पर गिरे। उसके कुछ ही सेकंड बाद उनके शरीर भी गिर पड़े। रेस्टोरेंट के अंदर की हलचल ने उसका ध्यान खींचा। एक बड़ी सी चीज तंग जगह से गुजर रही थी और मेजें गिराते हुए स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ रही थी। भंडारण कक्ष, वहीं वे छिपे हैं। एथन ने पल भर में बाकी दूरी तय कर ली और उसकी बढ़ी हुई गति उसे टूटे हुए प्रवेश द्वार से बाहर ले गई। अंदर तबाही उसका स्वागत कर रही थी। मेजें उल्टी पड़ी थीं, कुर्सियां बिखरी हुई थीं, साधारण सा सामान राक्षसी ताकत से नष्ट हो गया था। रेस्तरां के पीछे से कर्कश गड़गड़ाहट की आवाज आई। एथन से दुगने आकार का एक विशालकाय जानवर, जिसके झुके हुए शरीर पर चिटिनस प्लेटें लगी थीं, भंडारण कक्ष के दरवाजे से टकराया। हर टक्कर से लकड़ी टूट रही थी और बैरिकेड तेजी से गिर रहा था।
अंदर से हर प्रहार के साथ भयभीत चीखें सुनाई देती थीं। बचाओ, कोई मदद करो, हांग वेई की आवाज। जिंदा। अध्याय 73 दूसरे जिले की ओर बढ़ना। बचाओ, कोई मदद करो, यह हांग वेई की आवाज थी। भगवान का शुक्र है, एथन ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने अपना मौका लिया। राक्षस ने दरवाजे पर एक और जोरदार प्रहार किया, लकड़ी टूट गई और अंतिम कब्जा टूट गया। जानवर आगे की ओर झुका तथा अपने पंजों से उस नवनिर्मित छिद्र में प्रवेश करने लगा। इसने कभी भी उस चीज को नहीं छुआ जो परे थी। एक संपीड़ित वायु ब्लेड उनके बीच हवा में वार करता हुआ आया। यह वार राक्षस की खुली गर्दन पर लगा और न्यूनतम प्रतिरोध के बावजूद उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जानवर की खोपड़ी एक साफ चपटी परत से अलग हो गई, आगे की ओर गिर गई, जबकि धमनी स्प्रे पास की दीवार पर रंग रहा था। उसका विशाल शरीर 3 धड़कनों तक सीधा खड़ा रहा। तंत्रिका संकेत बंद होने से पहले तक उसके अंग अंधाधुंध आगे की ओर बढ़ते रहे। सिर विहीन शव जमीन को हिला देने वाली टक्कर के साथ गिर पड़ा तथा फर्श पर खून फैल गया। कटा हुआ सिर असमान फर्श पर लुढ़कता हुआ एक टूटी हुई मेज के आधार पर आकर रुक गया। मृत आंखें अपने हत्यारे को घूर रही थीं। एथन लाश के ऊपर से गुजरते हुए क्षतिग्रस्त भंडारण कक्ष के पास पहुंचा। एथन, हांग वेई की आवाज अविश्वास से कांप उठी। क्या यह तुम हो? मैं हूं, एथन ने सावधानी से टूटे दरवाजे को एक तरफ धकेला। क्या तुम्हें चोट लगी है? बाकी लोग कहाँ हैं? 3 आकृतियां उस तंग जगह में बैठी थीं, हांग वेई, टियाना, लिन और उसके पिता। उनके चेहरों पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था, जो जल्द ही राहत में बदल गया। कोई चोट दिखाई नहीं दे रही थी, हालांकि टियाना ने अपनी बाह ऐसे पकड़ी हुई थी मानो उसे दर्द हो रहा हो। तुम वापस आ गए, लिन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके स्वर में अविश्वास का भाव था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ऐसा करूंगा। एथन ने उनका सर्वेक्षण किया और उनकी स्थिति को बेहतर समझ के साथ सूचीबद्ध किया। मामूली कट और चोटें, हृदय गति में वृद्धि, लेकिन जीवन के लिए कोई खतरा नहीं। टियाना ने खुद को आगे बढ़ाया, उसकी छोटी बाहें एथन की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। मुझे पता था कि तुम आओगे। मैंने उनसे कहा था कि तुम आओगे। उन्होंने कुछ देर तक गले मिलने की अनुमति दी, फिर धीरे से अलग हो गए। हमें आगे बढ़ना होगा। उत्तरी दीवार गिर गई है और 1 घंटे के भीतर यह पूरा जिला तबाह हो जाएगा। टियाना ने खुद को दूर धकेला। निकासी चल तो रहा है। एथन ने लिन को खड़ा होने में मदद की, लेकिन वे शायद हार मान लेंगे। ऐसा होने से पहले हमें दूसरे जिले तक पहुंचना होगा। क्या होगा यदि हम ऐसा नहीं कर पाए? लिन ने उनके चेहरे पर स्पष्ट भय व्यक्त किया। एथन ने मुस्कुराते हुए उन्हें शांत किया। हम करेंगे। वह उन्हें सावधानी से तबाह हो चुके मुख्य कमरे से बाहर ले गया और बाहर निकलते समय चुप रहने का इशारा किया। बाहर दूर से आती दहाड़ और चीखें घेराबंदी में घिरे एक जिले का भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। पास ही रहो, उसने उन्हें बाहर ले जाने से पहले सड़क पर नजर रखते हुए निर्देश दिया। हम तेजी से और चुपचाप चलते हैं। टियाना उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी, उसकी उंगलियां उसकी आस्तीन के कपड़े में लिपटी हुई थीं। संपर्क जरूरी नहीं था। एथन उन्हें पीछे नहीं छोड़ता, लेकिन शारीरिक जुड़ाव ने उसके तेज धड़कते दिल को थाम दिया। लिन एक कदम पीछे से उन्हें देख रही थी, उसके पिता का हाथ उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। टियाना को एथन के इतने करीब देखकर उसके सीने में कुछ मरोड़ सी उठी। उसने उस भावना को निगल लिया तथा उसे अधिक दबावपूर्ण चिंताओं के नीचे दबा दिया। अभी समय नहीं है, अभी नहीं। हांग वेई आश्चर्यजनक रूप से शांत भाव से आगे बढ़ रहा था। उसका युवा चेहरा शांत था। 16 साल की उम्र में उसने शांति के दिनों में ज्यादातर वयस्कों से ज्यादा भयावहता देखी थी। उसकी आंखें लगातार अपने आसपास के माहौल को देख रही थीं, अनाथालय में बिताए सालों की वजह से पैदा हुई सतर्कता। दूसरी दीवार कितनी दूर है? उसने जानबूझकर धीमी आवाज में पूछा। 2 किलोमीटर, एथन ने जवाब दिया। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां आगे की सड़क पर नजर दौड़ा रही थीं। हम पश्चिमी रास्ता लेंगे, कम खुला रास्ता होगा। वे तनावपूर्ण सन्नाटे में आगे बढ़ रहे थे। हर परछाई में मौत छिपी हुई थी। कभी जाना पहचाना इलाका अब दुश्मनी भरे इलाके में तब्दील हो चुका था। इमारतें कब्र के पत्थरों की तरह परित्यक्त जिंदगियों पर नजर रख रही थीं। पहला हमला 3 ब्लॉक अंदर हुआ। ढही हुई दुकान के सामने से आई धीमी गुर्राहट ने उन्हें आधे सेकंड की चेतावनी दे दी। एक भेड़िए जैसा प्राणी अंधेरे से बाहर निकला, उसके जबड़े लिन के गले पर तान दिए। यह बात उस तक कभी नहीं पहुंची। एथन का हाथ बाहर निकला, उसकी कलाई का एक छोटा सा झटका दिखाई दे रहा था। हवा में एक ब्लेड प्रकट हुआ, जिसने राक्षस को आसानी से 2 भागों में विभाजित कर दिया। प्राणी की गति ने दोनों हिस्सों को उसके इच्छित लक्ष्य से आगे ले जाया, जिससे रक्त ने पत्थर की सड़क को लाल रंग में रंग दिया।
लिन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आगे बढ़ते रहो, एथन ने शांति से कहा, मानो उसने किसी राक्षस को सिर्फ एक सामान्य इशारे से नहीं मार दिया हो। अंकल लिन ने साफ सुथरी कटी हुई लाश को देखा, फिर एथन की तरफ। वह तो बाद में चाचा, एथन ने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि वह पहले से ही अतिरिक्त खतरों की तलाश में था। वे आगे बढ़ते गए, हर गली उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान के करीब ले जाती गई। एथन की दृष्टि ने आसपास की इमारतों में कई राक्षसों का पता लगा लिया, अवसरवादी शिकारी जो छोटे समूह पर नजर रख रहे थे लेकिन हमला करने से हिचकिचा रहे थे। वे एक छोटे से चौराहे पर पहुंचे जो कभी चहल पहल भरा बाजार हुआ करता था। अब वह सुनसान पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था क्योंकि विक्रेता वहां से भाग गए थे। 3 बड़े जानवर खुली जगह में घूम रहे थे और कुछ ऐसा खा रहे थे जिसे एथन ने जानबूझकर बाकियों को देखने से रोका था। वापस उसने फुसफुसाते हुए समूह को एक गली की ओर ले गया। बहुत देर हो चुकी थी। एक जानवर ने खून से सना अपना थूथन उठाया, उसकी गंध पाते ही उसके नथुने फड़कने लगे। उसने एक तीखी आवाज निकाली जिससे उसके साथी सतर्क हो गए। तीनों मनुष्यों की ओर मुड़े, संतुष्टि की सुस्ती की जगह भूख ने ले ली। मेरे पीछे रहो, एथन ने आगे बढ़ते हुए आदेश दिया। सभी जानवर एक साथ हमला करने लगे और उनका हमला समन्वित था। न्यूनतम कांस्य रैंक। एथन की आभा भड़कते ही टियाना की सांस फूल गई, पहले वाली सूक्ष्म धड़कन नहीं बल्कि एक चांदी का झरना जिसने क्षण भर के लिए उन्हें अंधा कर दिया। पहला राक्षस उसके पास पहुंचा, उसके पंजे जानलेवा प्रहार के लिए फैले हुए थे। एथन ने तरल शालीनता से एक तरफ कदम बढ़ाया, एक हाथ से उस जीव के अगले पैर को कसकर पकड़ लिया। एक सहज मोड़ के साथ, जिससे जबरदस्त ताकत का पता नहीं चलता था, उसने हड्डी को जलाने वाले अंगारों की तरह तोड़ दिया। जानवर चीख उठा और गति उसे समूह से आगे लुढ़कते हुए ढेर में ले गई। दूसरे और तीसरे हमलावरों ने थोड़ा सा संकोच किया, क्योंकि उन्हें सहज ही पता चल गया था कि वे एक श्रेष्ठ शिकारी हैं। यह हिचकिचाहट घातक साबित हुई। एथन की हथेली से आग फूट पड़ी, एक सघन विस्फोट जिसने सबसे नजदीकी राक्षस के सीने को सीधे अपनी चपेट में ले लिया। मांस तुरंत झुलस गया और जलते बालों की गंध पूरे क्षेत्र में फैल गई और वह जीव बीच रास्ते में ही गिर पड़ा। तीसरा जानवर, जो अपने साथियों से अधिक चतुर था, पीछे हटने का प्रयास करने लगा। एक आंधी का ब्लेड चमकता हुआ अस्तित्व में आया, सूरज की रोशनी को पकड़ते हुए हवा में तेजी से चीरता हुआ। उसने अचूक प्रहार किया और भागते हुए राक्षस की रीढ़ की हड्डी को खोपड़ी के आधार से अलग कर दिया। मौत तुरंत हुई, वह जीव ऐसे गिर पड़ा मानो उसकी डोरियां कट गई हों। पूरे चौक में सन्नाटा छा गया, जो केवल पहले जानवर की सिसकारी से टूटा, जो अपने टूटे हुए अंग के बावजूद अभी भी जीवित था। अध्याय 74 उद्धारकर्ता। वे चौक और उसके मृतकों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। 10 मिनट बाद पास की एक इमारत से आई चीख ने उनकी प्रगति रोक दी। कृपया हमारी मदद करें, एक बुजुर्ग महिला दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे झुकी हुई थी, उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर हताशा साफ दिखाई दे रही थी। नीचे राक्षस इमारत के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, धीरे धीरे बैरिकेड लगे प्रवेश द्वारों को तोड़ रहे थे। हमें चलते रहना होगा, अंकल लिन ने अनिच्छा से कहा। हम सबको नहीं बचा सकते, एथन ने ठंडे दिमाग से स्थिति का आकलन किया। 5 राक्षस, सभी लौह श्रेणी के। इमारत में संभवतः कई नागरिक रहते थे। चक्कर लगाने में कुछ मिनट लग जाते, उनके पास समय नहीं था। उसने अपना निर्णय ले लिया। यहां इंतजार करें। इससे पहले कि कोई विरोध कर पाता, वह पल भर में घेरे हुए भवन तक पहुंच गया। 5 राक्षसों का मतलब था 1 सेकंड से भी कम का काम। पहले 2 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि वह वहां है। पवन ब्लेडों ने नैदानिक परिशुद्धता के साथ सिर काट दिए। तीसरा किसी तरह मुड़ने में सफल रहा, उसके जबड़े खुल गए और वह गुर्राने लगा, जो मौत की दहाड़ में बदल गया जब एथन का खंजर उसके गले में जा लगा। चौथे और 5वें ने अपने भाग्य का अनुसरण किया। जैसे ही वह छलांग लगाता, उसकी गति उसे उनके शरीर के ऊपर ले जाती। जैसे ही वह ऊपर से गुजरा, दोनों हाथ नीचे की ओर बढ़े। आग के 2 धमाके हर राक्षस के कंधों के बीच लगे और सघन ऊष्मा खाल और हड्डियों को जलाकर महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच गई। वे गिर पड़े, उनके जले हुए शरीर से धुआं उठ रहा था। एथन हल्के से जमीन पर उतरा और इमारत के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा। साफ है, बाहर आओ। दरवाजा सावधानी से खुला। सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला अपनी अधेड़ उम्र की बेटी को सहारा देती हुई दिखाई दी। उनके पीछे एक युवा मां अपने बच्चे को सीने से लगाए भय से आंखें फाड़े खड़ी थी। शुक्रिया, बेटी ने अपने रक्षक के चारों ओर पड़ी राक्षसी लाशों को देखते हुए कहा। हमने सोचा था तुम अभी सुरक्षित नहीं हो, एथन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। हम दूसरी दीवार की तरफ जा रहे हैं।
तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। उन्हें 2 बार पूछने की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, खबर फैलती गई। छिपे हुए अन्य बचे हुए लोग इमारतों से बाहर निकले, जो उस शक्तिशाली अजनबी के नेतृत्व में बढ़ते जुलूस की ओर आकर्षित हुए, जिसने राक्षसों को आसानी से मार डाला था। 20 मिनट के भीतर ही उनके समूह में लगभग 100 लोग शामिल हो गए। एथन ने उनके मार्ग को तदनुसार समायोजित किया और इस अचानक पलायन को अपनी उन्नत इंद्रियों द्वारा पहचाने जा सकने वाले सबसे सुरक्षित रास्तों से गुजारा। जब राक्षस प्रकट हुए और वे बार बार प्रकट हुए तो उन्होंने उन्हें कुशलतापूर्वक खदेड़ दिया और अपने चारों ओर बनाए गए घेरे में किसी भी खतरे को घुसने नहीं दिया। एक दुर्लभ शांत दौर में अंकल लिन उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगे। ये लोग अब तुम्हारी ओर देखते हैं। एथन ने एक बार सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उनकी मदद क्यों करें? आप उन्हें जानते नहीं हैं। यह प्रश्न आरोपात्मक नहीं था, बल्कि केवल जिज्ञासापूर्ण था। एथन ने उम्मीद से ज्यादा देर तक इस पर विचार किया। क्योंकि मैं कर सकता हूं, सरल शब्द जिनके जटिल निहितार्थ थे। सत्ता अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आई, या कम से कम यह विकल्प कि उसे इस्तेमाल किया जाए या नहीं। वे चुपचाप चलते रहे। दूसरी दीवार धीरे धीरे इमारतों के बीच की दरारों से दिखाई देने लगी। इसकी विशाल पत्थर की संरचना आगे सुरक्षा का वादा कर रही थी, कम से कम सापेक्षिक सुरक्षा, अगर राक्षस बाहरी इलाकों में पूरी तरह से घुसपैठ कर लें। शरणार्थियों के समूह में आशा की लहर स्पष्ट रूप से उमड़ पड़ी। लगभग पहुंच ही गए, किसी ने फुसफुसाया। आगे चौकी दिखाई, दीकड़ा पहरा। सैनिक देर से आने वाले शरणार्थियों की कतार को बड़ी सावधानी से संभाल रहे थे। दूर से ही एथन ने पहरेदारों के हाव भाव में तनाव देखा, जिस तरह से वे स्वीकार करने से ज्यादा अस्वीकार कर रहे थे। वे प्रवेश को सीमित कर रहे हैं। उनका समूह बैरियर के पास पहुंचा, जिससे तुरंत ध्यान आकर्षित हुआ। एक साथ सैकड़ों शरणार्थियों का आना उस चेक पॉइंट के लिए एक दुस्वप्न बन गया था। एक कैप्टन आगे बढ़ा। इतने सारे आशावान चेहरों को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। रुको, चेक पॉइंट क्षमता से अधिक भरा हुआ है। केवल 5 और लोगों को ही जाने की अनुमति है। एकत्रित शरणार्थियों में अविश्वास भरी बड़बड़ाहटें गूंजने लगीं। 5, कियाना ने दोहराया। इन सब लोगों में से कैप्टन का चेहरा भावशून्य था। ऊपर से आदेश। दूसरा जिला असीमित शरणार्थियों का समर्थन नहीं कर सकता, एक युवा उत्तरजीवी ने भावुक होकर कहा। अगर इन लोगों को बाहर छोड़ दिया जाए तो ये मर जाएंगे। मेरी कोई समस्या नहीं, कप्तान ने जवाब दिया। सिर्फ 5? जल्दी से चुन लो। एथन कुछ कह पाता, उससे पहले ही उसके पीछे अफरा तफरी मच गई। जो भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी, जो एकजुट होकर अपनी यात्रा पर थी, वह अचानक बिखर गई। एक युवा माँ ने आगे बढ़कर अपने शिशु को पहरेदारों की ओर धकेला। प्लीज, मेरे बच्चे। एक बुजुर्ग आदमी लंगड़ाता हुआ आगे आया। अंदर मेरे परिवार के लोग हैं। वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग आगे बढ़े, कृतज्ञता से अभिभूत हताशा। जिन लोगों ने कुछ क्षण पहले एथन की सुरक्षा की प्रशंसा की थी, वे अब सारा दिखावा छोड़कर व्यक्तिगत मुक्ति की तलाश में थे। मुझे ले लो। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं एक डॉक्टर हूं। शहर को मेरी जरूरत है। एथन ने इस परिवर्तन को तटस्थ भाव से देखा। दबाव में मानव स्वभाव प्रकट हो रहा था। मृत्यु के सामने स्वार्थ समुदाय पर विजय प्राप्त कर रहा था। उसने उन्हें दोष नहीं दिया। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि इस शहर में केवल सैनिक ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं, और किसी की नहीं। सब लोग नहीं भूले। एक छोटा सा समूह, शायद 100 में से 15 पीछे रह गया, और उसके चेहरे पर अपने साथियों के व्यवहार के प्रति घृणा झलक रही थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक अधेड़ उम्र का आदमी उमड़ती भीड़ पर चिल्लाया। इस आदमी ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें यहां तक सुरक्षित पहुंचाया, और अब तुम उसे छोड़ने के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हो। जिस बुजुर्ग महिला को एथन ने चक्कर लगा रहे राक्षसों से बचाया था, वह आगे आई और उसकी बेटी ने उसके कमजोर शरीर को सहारा दिया। मैं सम्मान के साथ मरना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि यह जानते हुए जीऊं कि मैंने अपने उद्धारकर्ता के साथ विश्वासघात किया है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में आश्चर्यजनक शक्ति थी। उसके शब्दों ने कुछ लोगों को शर्मिंदा किया तो कुछ को कठोर। भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई। एक तो वे जो अंदर आने के लिए बेताब थे, और दूसरा वे जो एथन के साथ कटु एकजुटता में खड़े थे। एथन ने बिना किसी प्रत्यक्ष भावना के यह सब देखा। वह उनकी प्रकृति को समझता था, निर्णयों को प्रेरित करने वाला भय, उच्चतर तर्क पर उत्तरजीविता की प्रवृत्ति का हावी होना। ये बुरे लोग नहीं थे, केवल भयभीत लोग थे। वह अपनी रजत रैंक का खुलासा करने ही वाले थे कि मुद्दे को समझाने के लिए वह बल का प्रयोग करने लगे, न कि समझाने के लिए। तभी चेकअप पॉइंट पर हो रहे हंगामे ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
यहाँ क्या हो रहा है? अराजकता को चीरती हुई एक आदेशात्मक आवाज सुनाई दी। भीड़ तब अलग हो गई जब जनरल की पोशाक में एक व्यक्ति पास आया। उसकी चाल में चिड़चिड़ाहट स्पष्ट थी। कैप्टन चौंक कर बोला, सर, शरणार्थियों की स्थिति है, सर। हम पूरी क्षमता पर हैं और मैं समझ सकता हूं। जनरल ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। आखिर मामला क्या है? हम केवल 5 और लोगों को ही भर्ती कर सकते हैं, सर। वे स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। जनरल ने तटस्थ भाव से दृश्य का निरीक्षण किया और जैसे ही उसकी नजर एथन पर पड़ी, वह अचानक रुक गई। आखिरकार उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वह इतने खतरनाक व्यक्ति का चेहरा कैसे भूल सकता था? आखिरकार वह जीवन मरण की लड़ाई में पैंथर के साथ लड़ रहा था। अध्याय 75 विशेषाधिकार। एथन ने स्वीकृति में एक बार सिर हिलाया। जनरल पैंथर युद्ध का लुसिल्वर जनरल भीड़ के बीच से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। क्या बात है? वह रुका और स्थिति का जायजा लेने लगा। ये लोग तुम्हारे साथ हैं? वे हैं। समझ ने जनरल के व्यवहार को बदल दिया। वह कैप्टन की ओर मुड़ा और आवाज परेड ग्राउंड कमांड की ओर मुड़ गई। आप इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत प्रवेश देंगे? कप्तान का चेहरा उतर गया। सर, हमारे आदेश मेरे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। जनरल की आभा धीरे से चमक उठी। चांदी की ऊर्जा ने उसके पद पर जोर दिया। कुछ क्षण पहले ही एथन को छोड़कर आए शरणार्थी पुनः आगे बढ़ गए। इस अप्रत्याशित राहत से उनमें आशा की किरण जगी। वह एथन की ओर मुड़ा, आवाज धीमी करते हुए बोला, तुम्हारे असली साथी कौन हैं? इससे पहले कि एथन जवाब दे पाता, भीड़ चापलूसी भरे स्वर में पीछे हटने लगी। मैं पूरे समय उसके साथ था। उसने व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार को बचाया। हमने मिलकर राक्षसों से लड़ाई की, यहाँ तक कि उन्हें पकड़ने के लिए किए गए पारदर्शी प्रयासों से वहां तैनात सुरक्षा गार्ड भी घृणा करने लगे। एथन ने बहुत कुछ देख लिया था। उसका धैर्य, जो कभी भरपूर नहीं रहा, पूरी तरह से खत्म हो गया। पर्याप्त। उसकी आवाज में जोरदार शक्ति थी। भीड़ तुरंत शांत हो गई। मैं तुम सबको यहाँ लाया हूँ, उसने आगे कहा। उसकी चांदी जैसी आंखें वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर छा गईं। इसलिए अब मैं स्वाभाविक रूप से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द मानो किसी शारीरिक आघात की तरह लगे। कई चेहरों पर शर्म की लकीरें उभर आईं। उनके बयान के पीछे छिपा संदेश साफ था। उन्होंने उनके विश्वासघात को देखा था और उसे माफ कर दिया था, और उन लोगों से भी ज्यादा नेक काम किया था जिन्हें उन्होंने बचाया था। चेकअप पॉइंट पुनः खुल गया। शरणार्थी विनम्रता के साथ अंदर दाखिल होने लगे। जैसे ही भीड़ कम हुई, जनरल सीधे एथन के पास पहुंचे। तुम लगातार हैरान करते रहते हो, एथन ब्रैंडन। उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। एक सिल्वर रैंक दीवार की सुरक्षा छोड़कर नागरिकों को ले जा रहा है। असामान्य प्राथमिकताएं। एथन ने बिना हिचकिचाए उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। मेरी प्राथमिकताएं मेरी अपनी हैं। सच में? जनरल ने लिन, टियाना और होम वेई की तरफ देखा, जो पूरे समय एथन के सबसे करीब रहे। ये तीनों तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, यह कोई प्रश्न नहीं था। हाँ, तो उन्हें विशेष आवास मिलेगा। जनरल ने एक सहयोगी को इशारा किया। एथन ब्रैंडन और उसके साथियों के लिए सैन्य क्षेत्र में आवास की व्यवस्था करो। सहायक ने तेजी से सलामी दी और जल्दी से उसका पालन किया। यह आतिथ्य क्यों? एथन ने संदेह व्यक्त करते हुए पूछा। जनरल हल्के से मुस्कुराया। चांदी के पद का विशेषाधिकार। एथन ने बिना हिचकिचाए जनरल की नजरों से नजरें मिलाईं। चांदी ने अदृश्य विभाजन के पार चांदी को पहचान लिया। उनके अनुरक्षक के रूप में तैनात सिपाही उन्हें उस तीसरे जिले से बिल्कुल अलग गलियों से होते हुए ले गया जहां से वे भागे थे। यहां संकट के बावजूद व्यवस्था कायम थी। हांग वेई की आंखें हर जगह घूम रही थीं, तथा वह जिलों के बीच की असमानताओं को ऐसे चतुराई से देख रहे थे जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी चीज के बड़ा हुआ हो। अलग दुनिया, वह बुदबुदाया। टियाना ने मौन सहमति में उसका कंधा दबाया। वे पॉलिश किए हुए पत्थरों और चमचमाती खिड़कियों वाली एक 4 मंजिला इमारत में पहुंचे। एक होटल जो शांति के समय व्यापारियों और आने वाले अधिकारियों के लिए था, अब यह उचित संपर्क वाले लोगों के लिए शरणार्थी आवास के रूप में कार्य करता है। आपके रहने की व्यवस्था, सिपाही ने घोषणा की और उन्हें साधारण आलीशान लॉबी में ले गया। 3 कमरे साथ साथ। जब भी आप मांगेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। अंकल लिन के जर्जर चेहरे पर अचानक बदले हालात पर अविश्वास साफ झलक रहा था। कुछ ही घंटे पहले वे दरवाजों पर राक्षसों से बचाव के लिए बैरिकेडिंग कर रहे थे। अब वे क्रिस्टल के झूमरों के नीचे संगमरमर के फर्श पर खड़े थे। सिपाही ने एथन को चाबी थमा दी। जनरल ने कल सुबह तुम्हारी उपस्थिति का अनुरोध किया है। 8वीं घंटी बजेगी। संदेश पहुंचा। वह सैन्य दक्षता के साथ रवाना हो गया। एथन ने अपने नए आश्रय का जायजा लिया।
उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां इस विलासिता के बावजूद किसी तात्कालिक खतरे का पता नहीं लगा पाईं। चलो बस जाए। एथन को आवंटित कमरे में एक बालकनी थी, जहां से शहर के केंद्रीय चौक का दृश्य दिखाई देता था। इस सुविधाजनक स्थान से वह चल रही तैयारियों का निरीक्षण कर सकता था। बैरिकेड्स को मजबूत किया गया था, छतों पर तीरंदाजों को तैनात किया गया था। दरवाजे पर हल्की दस्तक के बाद तियाना, हांग वेई और लिन अंदर दाखिल हुए। आपको क्या लगता है कि हम कब तक यहाँ सुरक्षित रहेंगे? टियाना ने सीधे उनकी साझा चिंता के मूल में जाकर पूछा। एथन खिड़की से मुड़ा। निर्णय पहले ही हो चुका था। जब राक्षस फिर से हमला करें तो अराजकता का उपयोग करें और टियाना के घर जाएं। उसके शब्द शांत जल में पत्थर की तरह गिरे। हांग वेई ने तुरंत सिर हिला दिया। लिन की भौहें उलझन से सिकुड़ गईं। क्यों? क्या यहाँ सुरक्षित नहीं है? एथन ने उसकी प्रश्नवाचक निगाहों का सामना भावशून्य आंखों से किया। बस करो। उसके जवाब की संक्षिप्तता किसी चेतावनी की तरह साफ दिखाई दे रही थी। लिन के चेहरे पर उलझन से लेकर स्तब्ध मान्यता और फिर गंभीर स्वीकृति का भाव आ गया। उसने एक बार सिर हिलाया, फिर कोई और प्रश्न नहीं पूछा। वह कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। अंकल लिन पूरी बातचीत के दौरान चुप रहे। उनके चेहरे से उनके विचारों का कोई पता नहीं चल रहा था। तीसरे जिले में कई वर्षों तक रेस्तरां चलाने के अनुभव ने उन्हें यह सिखा दिया था कि कब बोलना है और कब सुनना है। थोड़ा आराम करो, एथन ने सुझाव दिया। उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। हम सबको इसकी जरूरत है। वे अपने निर्धारित कमरों में चले गए तथा संक्षिप्त बैठक बिना किसी और चर्चा के समाप्त हो गई। कुछ चेतावनियों को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं थी। खतरा उसमें नहीं था जो एथन ने कहा था, बल्कि उसमें था जो उसने जानबूझकर अनकहा छोड़ दिया था। एथन खिड़की पर खड़ा रहा और नीचे सड़कों पर सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखता रहा। पहली नजर में यह पैटर्न अव्यवस्थित लग रहा था, लेकिन उनकी समझ ने स्पष्ट अव्यवस्था के पीछे उद्देश्य को पहचान लिया। वे पूर्वी क्षेत्र से सेनाएं हटा रहे हैं, उसे असुरक्षित छोड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या नगरस्वामी कोई जाल बिछा रहा है? एथन ने सोचा। 1 घंटा चौकन्ने अवलोकन में बीत गया। शाम होते होते आसमान काला पड़ने लगा और हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। फिर यह शुरू हुआ। नीचे सड़कों से चीख पुकार मच गई। सैनिक कतार बनाकर उत्तरी दीवार की ओर दौड़े। उनके हथियार ढलती रोशनी में चमक रहे थे। राक्षस फिर से हमला कर रहे हैं। इकाइयां उत्तरी स्थानों पर जाएं। सभी को अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। राक्षस सभी दिशाओं से हमला कर सकते हैं। एथन उस दरवाजे पर लौटा तो देखा कि बाकी लोग पहले से ही सतर्क और इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर वही गंभीर दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। वे बचे हुए लोग थे जो आने वाली अराजकता की आहट पहचान रहे थे। जैसा कि मैंने कहा, जब चीजें अस्तव्यस्त हो जाएं, जो कि कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, तो टियाना के घर के लिए निकल पड़ना। उन्होंने अपनी समझ के अनुसार सिर हिलाया तथा उन प्रश्नों पर कोई शब्द व्यर्थ नहीं किया जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता था। हांग वेई आगे बढ़ा, 16 साल से ज्यादा उम्र के दृढ़ निश्चय के साथ। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे कहीं और काम है। अपना ख्याल रखना, टियाना ने धीरे से कहा। उन सरल शब्दों की अव्यक्त गहराई उनके बीच लटकी हुई थी। लिन ने कहा, हम इंतजार करेंगे, एथन ने जवाब दिया और बिना किसी विदाई के चला गया। उसके पैर उसे इमारत के अंदर से नीचे की ओर उथल पुथल भरी सड़कों पर ले जा रहे थे। अध्याय 76। चांदी बनाम चांदी। दीवार सामने दिखाई दे रही थी। एथन के निकट आते ही सैनिक रक्षात्मक स्थिति की ओर दौड़ पड़े। वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा था। अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसकी चांदी जैसी आभा मंद पड़ गई थी। स्थिति का आकलन करने से पहले उसकी उपस्थिति की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रणक्षेत्र के ऊपर पैंथर मुठभेड़ के दोनों सेनापति गंभीर विचार विमर्श में खड़े थे। उनकी चांदी जैसी ऊर्जाएं अंधेरे आसमान में प्रकाश स्तंभों की तरह टिमटिमा रही थीं। एथन के आते ही वे मुड़े। उनके चेहरे पर कुछ देर के लिए आश्चर्य के भाव उभरे, फिर वे संभलकर स्वीकारोक्ति में ढल गए। ब्रैंडन, मिडसिल्वर जनरल ने एक बार सिर हिलाया। एथन दीवार के किनारे उनके साथ आ गया। अपनी उन्नत दृष्टि से शहर की सीमाओं के बाहर जमा हो रही भीड़ पर नजर रख रहा था। उसने जो देखा उससे उसके संदेह की पुष्टि हुई। सैकड़ों नहीं, हजारों राक्षस बढ़ते अंधेरे में जमा हो गए। बेतरतीब जानवर नहीं, बल्कि संगठित दल। कांस्य पंक्ति अग्रिम पंक्ति में थी और मजबूत प्रतिरूप रणनीतिक रूप से पीछे तैनात थे। वे तीसरे जिले में बचे लोगों के साथ काम कर चुके हैं। हजारों जानें कुर्बान हुई। शहर के नेतृत्व ने उन्हें राक्षसों के हवाले कर दिया। यह एक कठिन गोली थी जिसे निगलना मुश्किल था, लेकिन रणनीतिक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता था। अगर पूरा शहर तीसरे जिले की रक्षा करने में हार मान चुका होता
तो वह एक निरर्थक बचाव प्रयास में अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता था। अपनी नई बढ़ी हुई ताकत के बावजूद इतनी बड़ी संख्या के सामने अकेले अभियान चलाना आत्मघाती होता, क्योंकि इस हमले के पीछे कुछ अधिक शक्तिशाली, कुछ गणना करने वाला व्यक्ति खड़ा था। मूल्यांकन। लोसिल्वर जनरल ने एथन के केंद्रित मूल्यांकन को सही ढंग से पढ़ते हुए पूछा। समन्वयित एथन ने अपनी प्रतिक्रिया संक्षिप्त रखी। कोई उन्हें निर्देशित कर रहा है। सीनियर जनरल का जबड़ा कस गया, फिर उन्होंने सिर हिलाया। हमारा भी यही निष्कर्ष है। लेकिन इस पैमाने के राक्षसों को कौन या क्या नियंत्रित कर सकता है? एथन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन शहर की सत्ता संरचना को जोड़ने में लगा हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में 6 सेनापति शहर की रक्षा करते थे, अब 2 उसके पास खड़े थे। फेंग मृत पड़ा था, कथित तौर पर एक सुविधाजनक धूल भरी आंधी के दौरान एक सिल्वर रैंक वाले जानवर द्वारा मारा गया था। इससे जनरल हान सहित 3 लोग लापता हो गए। बहुत सारे संयोग हैं। उत्तरी दीवार इतनी जल्दी नहीं गिरनी चाहिए थी। जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। राक्षस दूर से आगे बढ़े। पहली लहर क्षतिग्रस्त दीवारों की ओर बढ़ने लगी। अलार्म बजाओ, मिडसिल्वर जनरल ने आदेश दिया। उसकी चांदी जैसी आभा तैयारी में चमक रही थी। सभी रक्षक अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। शहर के प्राचीर पर हॉर्न की ध्वनि गूंज रही थी तथा उसकी भयावह ध्वनि शहर के हर कोने तक तत्काल संदेश पहुंचा रही थी। सैनिक अपने अपने निर्धारित ठिकानों की ओर दौड़ पड़े। उनके हथियार ढलते हुए धुंधलके में खड़खड़ा रहे थे। जैसे ही सैनिक युद्ध प्राचीर पर अपनी जगहें जमा रहे थे, घबराहट भरी फुसफुसाहटें पंक्तियों में गूंज रही थीं। एथन दीवार के किनारे पर स्थिर खड़ा था। उसकी दृष्टि बढ़ते अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। राक्षसों का झुंड सामान्य दृष्टि से परे फैला हुआ था। उनके पंजे और दांतों का ढेर आक्रमण के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उसने उसे देखा। रात्रि के आकाश में एक रजत आभा टिमटिमा रही थी, जो ऐसी ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए अचूक थी। अपने पंख फैलाए हार्पी एकत्रित राक्षसों के ऊपर चक्कर लगा रहा था। वही प्राणी जो जनरल फेंग की मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया था। एथन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अकेले हमला नहीं करना चाहिए। ऐसे शहर के खिलाफ नहीं जहां सिल्वर रैंक के कई रक्षक हों। कोई भी राक्षस, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बिना किसी उद्देश्य के ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का जोखिम नहीं उठाएगा। कुछ गलत है। या तो अतिरिक्त रजत श्रेणी अदृश्य रूप से छिपी हुई थी, या किसी अधिक शक्तिशाली इकाई ने छाया से इस हमले का निर्देशन किया था। दोनों ही संभावनाएं शहर के रक्षकों के लिए अच्छी नहीं थीं। इससे पहले कि एथन गहराई से जांच कर पाता, उसकी सहज प्रवृत्ति ने खतरे का आभास दे दिया। एक चांदी जैसा दबाव उसकी चेतना पर पड़ा। हत्या का इरादा सीधे उसकी पीठ पर निर्देशित था। उसने बिना सोचे समझे क्रिस्टल हार्डनिंग को सक्रिय कर दिया तथा खतरे का सामना करने के लिए मुड़ते ही उसकी त्वचा क्रिस्टलीय कवच में परिवर्तित हो गई। स्टील और क्रिस्टल के बीच ऐसी आवाज हुई मानो कांच टूट गया हो। जहां ब्लेड उसकी सख्त बाह पर रगड़ा, वहां चिंगारियां फूटीं और वार उसके गले से कुछ मिलीमीटर दूर जाकर गिरा। एथन ने अपने हमलावर की ठंडी आंखों में देखा। उसी समय पुष्टिकरण भी आ गया। जनरल हान। गद्दार। लोसिल्वर जनरल की चीख ने अचानक छाई खामोशी को चीर दिया, क्योंकि रक्षक स्तब्ध होकर जम गए। हान ने एथन की क्रिस्टलीकृत बाह पर दबाव बनाए रखा तथा अभेद्य रक्षा के विरुद्ध ब्लेड से पकड़ बनाने की कोशिश की। गद्दार खान ने उपहास किया। उसके भव्य शरीर के चारों ओर चांदी की आभा फैल गई। जाहिर है नहीं। इस जीव ने मेरे इकलौते बेटे हान वेई को मार डाला, और वह जिंदा और स्वस्थ खड़ा है, जबकि मेरा लड़का जमीन में राख की तरह पड़ा है। एकत्रित सैनिकों में समझ की लहर दौड़ गई। हान वेई, जनरल का लाड़ प्यार से पाला गया उत्तराधिकारी, जो अपनी ज्यादतियों के लिए उच्च जिलों में जाना जाता था, मृत जाहिरा तौर पर एथन के हाथों। एथन ने बिना झिझके हान की गुस्से भरी नजरों का सामना किया। तुम्हारे बेटे ने एक अनाथालय जला दिया। 26 बच्चे चीखते चिल्लाते मर गए। झूठ। हान ने कहा। ब्लेड चांदी की माला की तरह एथन की गर्दन की ओर बढ़ रहा था। हमला कभी नहीं हुआ। एक और चांदी की आभा ने प्रहार को रोक दिया। स्टील के खिलाफ बज रहा था, क्योंकि जनरल रुआन उनके बीच में आ गया। बस। रुआन ने हमले को रोकते हुए कहा। राक्षस हमारे दरवाजे पर हैं। सिल्वर और सिल्वर की लड़ाई इस शहर को तहस-नहस कर देगी। हान का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसके दांत बाहर निकल आए, जिससे कुलीनता का दिखावा खत्म हो गया और उसके नीचे छिपा शिकारी सामने आ गया। तुम मेरे बेटे के हत्यारे का बचाव कर रहे हो। क्रोध हर शब्द में व्याप्त था। तुम न्याय के विरुद्ध खड़े हो। मैं आत्महत्या के खिलाफ हूं। रुआन ने दोनों के बीच अपनी रक्षात्मक स्थिति बनाए रखते हुए जवाब दिया। अपने आसपास देखो हान। हजारों नागरिक हमारी एकता पर निर्भर हैं।
दीवारें मजबूत करने के बाद हम निजी शिकायतें सुलझा सकते हैं। सैनिकों ने बड़ी बड़ी आंखों से इस टकराव को देखा। हथियार भूल गए क्योंकि तीनों रेस्तरां युद्ध प्राचीर पर आमने सामने थे। हवा स्वयं ही घनी होती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम्हारे बेटे ने अनाथालय को जलाने का आदेश दिया था, एथन ने हान और वहां मौजूद सैनिकों से साफ मुंह मोड़ते हुए कहा। मरने से पहले उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। खुद से पूछो कि एक जनरल का बेटा अनाथों को क्यों निशाना बनाएगा, और उसे ऐसी हरकतों का हुक्म देने का अधिकार किसने दिया। एकत्रित भीड़ में कई चेहरों पर संदेह झलक रहा था। अंधविश्वास की जगह अनिश्चितता ने ले ली थी। हान का चेहरा और भी गहरा हो गया। चुप हो जाओ हत्यारे, इन गालियों की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उसने खुद को आगे बढ़ाया। उसकी तलवार के चारों ओर चांदी की आभा भर दी, जिससे उसकी काटने की शक्ति बढ़ गई। रुआन ने फिर से उसे रोक लिया। उनके हथियारों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि युद्ध प्रांगण में झटके महसूस हुए। नीचे खड़े हो जाओ, हान रुआन ने आदेश दिया। यह आदेश है। आप मुझे आदेश नहीं देते, हान ने फुसफुसाते हुए कहा, और बेहतर कोण के लिए चक्कर लगाने लगा। एथन सहजता से आगे बढ़ रहा था और हान और दूर खड़े हार्पी दोनों को नजर में रखते हुए अपनी स्थिति बनाए हुए था। इस टकराव का समय बहुत सुविधाजनक लग रहा था। जबकि राक्षस हमले के लिए इकट्ठा हो रहे थे, ध्यान भटकाने के लिए। हान ने दिखावा छोड़ दिया। उसका अगला वार एथन पर नहीं बल्कि जनरल रुआन पर हुआ। ब्लेड एक खतरनाक चाप में घूमा, जिसका मकसद पेट फाड़ना था। हान लोसिल्वर जनरल ने हथियार उठाते हुए आगे बढ़कर कहा, यह राजद्रोह है। अध्याय 77 राजद्रोह। हान लोसिल्वर जनरल आगे बढ़ा। उसका अपना हथियार उठा हुआ था। यह देशद्रोह है। राजद्रोह शहर का सबसे बड़ा अपराध, जिसकी सजा पद की परवाह किए बिना फांसी है। हान मुस्कुराया। उसके चेहरे पर गर्मजोशी नहीं थी। हान मुस्कुराया। उसके चेहरे पर गर्मजोशी नहीं थी। देशद्रोह, क्योंकि मैं अपने मृत बेटे के लिए न्याय पाने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी रजत आभा टिमटिमा रही थी। भावनाएं ऊर्जा में बदल रही थीं। गर्व, आक्रोश, धार्मिकता। देख रहे सैनिकों के लिए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन। विद्रोह नहीं बल्कि प्रतिशोध। महत्वाकांक्षी सेनापति की बजाय एक पीड़ित पिता। एकत्रित सैनिक असहजता से हिलने लगे। इस पुनर्रचना से सहानुभूति प्रभावित हुई। हान का ब्लेड एक और वार के लिए उठा। उसके किनारे पर चांदी की ऊर्जा एकत्रित हो रही थी। तब एक आवाज, केवल 3 शब्द इतने शांत अधिकार के साथ बोले गए कि वे हवा में भौतिक रूप से लहरते हुए प्रतीत हुए। हान, बस इतना ही काफी है। यह आवाज सर्दियों की ठंड की तरह युद्ध की प्राचीर पर छा गई तथा वहां मौजूद हर सैनिक की सांसें रुक गईं। आवाज में न तो गुस्सा था और न ही आदेश, बस अपरिहार्य। हान हमले के बीच में ही ठिठक गया। उसकी मांसपेशियां मानो अंबर में फंस गई हों। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका एक हाथ उसकी बगल में मुट्ठी में कस गया। पहली बार उसके नियंत्रित मुखौटे से एक सच्ची भावना फूटी, डर। नगर स्वामी एथन ने पहले कभी यह आवाज नहीं सुनी थी, फिर भी वह उसे पूरी तरह पहचान गया। उनकी इंद्रियों में किसी चीज ने स्रोत की पहचान कर ली थी। सर्वोच्च शिकारी, सत्ता के अदृश्य पदानुक्रमों के पार सर्वोच्च शिकारी को पहचान रहा था। जो कुछ निकट आया, उसके सामने रजत श्रेणी की ऊर्जा फीकी पड़ गई। सैनिक एकदम एक सुर में घुटनों के बल झुक गए और औपचारिक सलामी में अपनी छाती पर हथियार तान लिए। जनरल रुआन ने भी सम्मान में अपना सिर झुका लिया और उनकी चांदी की आभा अब धुंधली सी झिलमिलाहट में सिमट गई। युद्ध प्रांगण में इतनी शांति छा गई कि एथन को प्रत्येक व्यक्ति के दिल की धड़कनें सुनाई देने लगीं। सैनिकों की तीव्र भयभीत ध्वनि, रुआन की नियंत्रित लय, हान की अचानक बढ़ी हुई नाड़ी की तीव्र गति। दीवार के पार राक्षसों का झुंड हिचकिचा रहा था। उनकी समन्वित प्रगति लड़खड़ा रही थी। यहां तक कि उन्हें भी सत्ता के समीकरणों में बदलाव का आभास हो गया था। नगरस्वामी प्रकट नहीं हुए, शारीरिक रूप से भी नहीं। उनकी उपस्थिति केवल वाणी के माध्यम से प्रकट हुई, फिर भी उनका प्रभाव किसी भी दृश्य प्रदर्शन से कहीं अधिक था। 3 रेस्तरां लड़ रहे हैं, जबकि राक्षस हमारी दीवारों को तोड़ रहे हैं। शब्द हवा में लटके हुए थे। प्रत्येक शब्दांश में सरल अवलोकन के साथ निर्णय निहित था। एथन अपनी मुद्रा में स्थिर रहा। न तो घुटनों के बल बैठा, न ही आदर का भाव दिखाया। उसकी इंद्रियां आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, मानो आवाज हवा से ही आ रही हो। साधारण से परे शक्ति, चांदी, शायद सोना। महाराज, हान ने पहले तो सम्मानपूर्ण पश्चाताप के साथ अपनी आवाज संभाली। इस आदमी ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। न्याय की मांग है। न्याय तब तक इंतजार कर सकता है जब तक हमारा शहर सुरक्षित नहीं हो जाता। 4 शब्द और हान का तर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक क्लिक की आवाज के साथ उसका मुंह बंद हो गया और उसकी त्वचा के नीचे काम कर रही जबड़े की मांसपेशियां पीली पड़ गईं। जी महाराज।
जनरल रुआन, आवाज दूसरी ओर मुड़ी। पूर्वी दीवार लड़खड़ा रही है। वहां कमान संभालिए। तुरंत मेरे स्वामी, रुआन ने औपचारिक रूप से सलामी दी। अगर सभी सिल्वर रैंक्स ने मिलकर काम नहीं किया तो राक्षसों का झुंड 1 घंटे के अंदर हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेद देगा। नगर प्रभु ने बिना आवाज बढ़ाए हर सैनिक तक अपनी बात पहुंचाते हुए कहा। हान, उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ो। रणनीतिक पृथक्करण, संभावित लड़ाकों को उनकी शक्तियों का उपयोग करते हुए अलग रखना। तात्कालिक संकट का एक सुंदर समाधान, हालांकि इसने अंतर्निहित संघर्षों को अनसुलझा छोड़ दिया। हान स्पष्ट रूप से हिचकिचा रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा आत्मसंरक्षण से जूझ रही थी। मेरे बेटे के हत्यारे का क्या हुआ महाराज? जब दीवारें सुरक्षित खड़ी हों तो अपना सबूत मेरी अदालत में पेश करना। ठंडे वादे ने हर शब्द का वजन उठाया। उचित न्याय का वजन दोगुना होता है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वह एथन के बारे में और कुछ कहे बिना ही चले गए। सैनिकों ने सामूहिक राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि तत्काल संकट टल गया। अपने स्वामी के हस्तक्षेप से साहस पाकर वे नए अनुशासन के साथ रक्षात्मक स्थिति में लौट आए। उपस्थिति एक बहिर्गामी ज्वार की तरह पीछे हट गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह वास्तव में चली गई थी या केवल वापस चली गई थी। एथन अकेला युद्ध प्राचीर पर खड़ा था। उसके चारों ओर सैनिक थे जो उसे नई सतर्कता से देख रहे थे। हान को चुनौती देना सम्मान की बात थी। दीवार के पार राक्षसों की भीड़ ने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। समन्वित लहरें शहर की सुरक्षा की ओर बढ़ने लगीं। हार्पी ऊपर चक्कर लगा रहा था। एथन की नजर उत्तरी चतुर्भुज पर पड़ी जहां हान गायब हो गया था। यह खत्म नहीं हुआ है। एथन ने राक्षसों को करीब आते देखा। अंधेरे में उनके रूप ऐसे लग रहे थे जैसे दुःस्वप्न को शरीर दिया गया हो। मुझे निष्पक्ष लड़ाई में हार्पी को मारने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उसकी उड़ने की क्षमता के कारण उस पर हमला करना मुश्किल होगा। इसके अलावा क्रूर जानवरों के खिलाफ युद्ध में कभी भी निष्पक्ष लड़ाई नहीं होती। चांदी के रंग का यह जानवर भीड़ के ऊपर चक्कर लगा रहा था। उसके पंख चांदनी को पकड़ रहे थे तथा वह संदिग्ध रूप से कमजोर मुद्रा में खड़ा था। यह मुझे फंसा रहा है। उसकी गतिविधियों में कुछ ऐसा था जो जाल की ओर इशारा कर रहा था। एक खुला युद्ध लड़ने का निमंत्रण जहां अदृश्य शक्तियां उसे परास्त कर सकती थीं। एथन ने अपना फैसला कर लिया था। वह दीवार की सुरक्षा नहीं छोड़ेगा। एथन ने अपनी स्टोरेज रिंग से धनुष निकाला। अब उसे दिखाने में कोई डर नहीं था। वह अपना सिल्वर रैंक पहले ही दिखा चुका था और अगर मालिक सिल्वर रैंक वाला अवेयरनर हो तो स्टोरेज रिंग दिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ तीर ले आओ, जितने इकट्ठा कर सको। जी हाँ सर, उस आदमी ने तुरंत आज्ञा मान ली। हालांकि उसने एथन को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे पहले हुई बातचीत से पता चल गया था कि वह एक ताकतवर इंसान है। एथन ने धनुष की खींचतान का परीक्षण किया। उसकी मांसपेशियां बढ़ी हुई ताकत के साथ खींच रही थीं। साधारण हथियारों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन उस शिकारी से उसे जो मिला वह काफी अच्छा था। वह एक प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार था। सर्क सिपाही ने तरकशों से लदे हाथों से जवाब दिया। जितने भी तीर हम छोड़ सकते थे उतने ही। एथन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसका ध्यान आ रही भीड़ पर से हटा नहीं। जैसे ही राक्षस दीवार की ओर बढ़े उसने अपना पहला तीर चलाया। सटीकता संवर्धन सक्रिय। दुनिया असंभव फोकस तक पहुंच गई। दूरी, हवा का प्रतिरोध, लक्ष्य की गतिस भी चर पूर्ण गणितीय निश्चितता में बदल गए। उसने छोड़ा। तीर हवा में कागज फाड़ने जैसी आवाज के साथ फटा। चांदी से बढ़ी हुई, सामान्य भौतिकी से परे शक्ति से प्रेरित। यह आगे की पंक्ति में एक भेड़िया जानवर पर लगा, खोपड़ी और दिमाग को चीरता हुआ, और इतनी ताकत से बाहर निकला कि अपनी यात्रा जारी रख सके। दूसरा राक्षस भी गिर पड़ा क्योंकि वही तीर उसकी छाती में लगा था। फिर तीसरा प्रक्षेप्य अंततः उसके गले में धंस गया। आपने निम्नकांसीय जानवर शैडोफैंग वुल्फ को मार दिया है। आपने मिड ब्रॉन्ज बीस्ट को मार दिया है। रेजरक्लॉ ट्रोल, आपने मध्यकांसीय जानवर को मार दिया है। आसपास खड़े सैनिक स्तब्ध रह गए, हथियार भूल गए, जैसे ही वे असंभव को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। 3 शिकार, 1 तीर। पहले पीड़ित के पूरी तरह से गिर जाने से पहले ही एथन ने दूसरे को गिरा दिया। मुक्त करना। यह तीर ऊपर की ओर उड़ता हुआ बाईं ओर बैठे एक बड़े जानवर पर निशाना साधता हुआ गया। प्रक्षेपास्त्र इतनी जोर से लगा कि उस जानवर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और आगे जाकर 2 छोटे राक्षसों को मार गिराया। आपने उच्चकांसीय जानवर को मार दिया है। थंडरहॉर्न बैल, आपने निम्नकांसीय जानवर को मार दिया है। शैडोफैंग वुल्फ, आपने निम्नकांसीय जानवर को मार दिया है। रेजरबैक सुअर, हे भगवान! पास में खड़े एक धनुर्धर ने शर्म से अपने धनुष की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। उनके जीवन भर का प्रशिक्षण
कुछ ही सेकंड में महत्वहीन हो गया। एथन ने लय स्थापित की, प्रत्येक तीर ने कई लोगों की जान ले ली। उनकी गतिविधियां तरल कविता बन गईं। नोक, खींचना, मुक्त करना, मृत्यु सटीकता से दी गई। चौथे तीर ने एक कांस्य श्रेणी के जानवर की खोपड़ी को चीर दिया और फिर दूसरे की छाती में जा लगा। उसका पांचवां तीर हवा के विपरीत दिशा में असंभव तरीके से घूमकर एक भारी कवचधारी प्राणी की आंख के गड्ढे में जा लगा, जो एक राक्षसी दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। आपने उच्चकांस्य जानवर को मार दिया है। छठे ने एक उड़ते हुए जानवर के पंख के जोड़ को छेद दिया, जिससे वह अपने ही साथियों द्वारा कुचले जाने के लिए लड़खड़ा गया। आपने मध्यकांस्य जानवर को मार दिया है। सातवां, आठवां, नौवां। प्रत्येक तीर ने शिकार को मार डाला। प्रत्येक हत्या की घोषणा सिस्टम द्वारा की गई, जिसे केवल एथन ही समझ सकता था। राक्षसी हमले की अग्रिम पंक्तियां कमजोर हो गईं। समन्वय लड़खड़ा गया क्योंकि जानवर असंभव तीरंदाजी के आगे गिर गए। वह कौन है? एक युवा सैनिक ने भय पर विजय पाते हुए फुसफुसाते हुए पूछा। उसके कमांडर ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ऊपर हार्पी ने नीचे हो रही तबाही को देखा। उसकी उड़ान का तरीका बदल गया। चांदी जैसी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वे अप्रत्याशित प्रतिरोध के स्रोत का पता लगा रही थीं। एथन को लगा कि उसका ध्यान उसकी ओर शारीरिक दबाव की तरह बढ़ रहा है। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और दूसरा तीर चलाया। ठीक है, वह धीरे से बोला। मुझे देखो। इस तीर से उसने सीधे चक्कर लगा रहे हार्पी पर निशाना साधा। उन्नत सटीकता ने प्रक्षेप पथ की गणना की, जीव की गति और उनके बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए। मुक्त करना। तीर आकाश की ओर बढ़ गया, एक चांदी का धब्बा अंधेरे को चीरता हुआ। एथन ने अपना काम जारी रखा। हर तीर अचूक निशाने पर लगा। दीवार के सामने जमीन पर राक्षसों की लाशें जमा हो गईं, जिससे मांस और हड्डियों का एक भयावह घेरा बन गया। 20 तीर, 57 पक्की हत्याएं। आपने स्तर ऊपर कर लिया है। वे हिचकिचा रहे हैं। एक अनुभवी सैनिक ने राक्षसी पंक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो, उनकी गति कितनी धीमी हो गई है। यह सच है कि हमले की गति कम हो गई थी। कांस्य जानवर सतर्क हो रहे थे क्योंकि उन्होंने दीवार से पहले हत्या क्षेत्र को पहचान लिया था। एथन ने एक और तीर लगाया और धनुष की डोरी को उसकी सीमा तक खींच लिया। यह निशाना उन्होंने राक्षसों के सबसे सघन समूह पर साधा, जहां कांस्य सेनापति अपने अधीनस्थों को निर्देश देते थे। तीर धनुष से गर्जने जैसी आवाज के साथ छूटा। हवा के दबाव से उसके रास्ते में एक स्पष्ट विकृति पैदा हो गई। तीर सबसे बड़े जानवर पर लगा, फिर 5 और जानवरों पर एकदम सही संरेखण में लगा। एक तीर से छक्का, एक नया रिकॉर्ड। ये इंसानी नहीं है, एक तीरंदाज ने विस्मय और भय के बीच फंसी आवाज में फुसफुसाया। कोई भी ऐसे तीर नहीं चला सकता। क्या यही चांदी के रैंकों की ताकत है? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। उसके साथी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने अपना तीर लगाया। ऊपर हार्पी हताश क्रोध में चीख रहा था। उसके पंख चक्रवाती हवाएं पैदा कर रहे थे क्योंकि वह अपनी सेना को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा था। एथन ने अपनी उन्नत बोध शक्ति से कोणों और अवसरों की गणना करते हुए रजत श्रेणी वाले जानवर का पीछा किया। वह प्राणी उसके तीरों से सावधान होकर दूरी बनाए रहा। मुझे वो लाओ। एथन ने दीवार पर आगे रखे एक बैलिस्टा की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया। यह विशाल हथियार दूर से ही शक्तिशाली राक्षसों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया था। सामान्य परिस्थितियों में इसे चलाने के लिए 4 शक्तिशाली आदमियों की आवश्यकता होती थी। सैनिकों ने भारी हथियार को घसीटते हुए उसे अपनी जगह पर ले जाने का प्रयास किया। सर, इसके लिए एक टीम की जरूरत होती है। एथन ने विरोध को नजरअंदाज करते हुए बैलिस्टा को चांदी से मजबूत स्थिति में रखा। उन्होंने एक भाला आकार का बोल्ट लोड किया, फिर एक साथ कई प्रतिभाओं को सक्रिय किया। लक्ष्य निर्धारण के लिए सटीकता में वृद्धि, प्रक्षेप पथ को स्थिर करने के लिए पवन। अध्याय 78 हार्पी से लड़ाई। हार्पी को खतरे का आभास बहुत देर से हुआ। एथन ने फायरिंग तंत्र जारी किया। बैलिस्टा को विनाशकारी बल के साथ छोड़ा गया। वह बोल्ट चांदी की धारियों वाली मिसाइल में परिवर्तित हो गया, जो सामान्य आंखों की पहुंच से बाहर की ओर तेजी से अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसने हार्पी की छाती के मध्य भाग पर प्रहार किया, जिससे चांदी से बनी हुई पैठ ने जानवर की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया। रजत श्रेणी का राक्षस अपनी ही सेनाओं के बीच टकराते ही पंख खोता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसकी रजत आभा बेतहाशा टिमटिमा रही थी। उसकी जीवन शक्ति कम होती जा रही थी, पर बुझती नहीं थी। सैनिक स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। फिर वे जयकारे लगाने लगे, जो पूरे प्रांगण में गूंज उठा। एथन ने उत्सव को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें गिरे हुए हार्पी पर टिकी रहीं। यह मरा नहीं है, लेकिन घायल है।
अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद बैलिस्टा बोल्ट ने कोई मारक प्रहार नहीं किया। वह जीव घायल होने के बावजूद जिंदा रहा। सैनिकों ने युद्ध प्रांगण में जोरदार जयकारे लगाए, असमय विजय के प्रतीक के रूप में हथियार उठाए। चांदी का राक्षस अपनी बिखरी हुई सेनाओं के बीच धराशायी हो गया था। उनकी नजर में युद्ध जीत लिया गया था। खत्म करो इसे, एक अनुभवी सैनिक चिल्लाया। अन्य लोगों ने भी इस नारे को अपना लिया, जो रक्षा पंक्ति तक गूंज उठा। खत्म करो, खत्म करो। एथन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह हार्पी की हरकतों पर नजर रखने लगा। वह जीव राक्षसी लाशों के बीच छटपटा रहा था। उसके पंख खून से लथपथ जमीन पर बेतरतीब ढंग से फड़फड़ा रहे थे। यह गंभीरता का दिखावा है। हार्पी की हरकतें हालांकि दर्द से भरी थीं, लेकिन उनमें किसी जानलेवा घाव जैसी हताशा भरी गुणवत्ता नहीं थी। उसकी चांदी जैसी आभा, जो मानो क्षीण होते जीवन के साथ टिमटिमा रही थी, प्रदर्शन के दौरान लगातार एकरूपता बनाए रखती थी। यह हार्पी बुद्धिमान है, चालाक है। एथन ने क्रिस्टल एप की अदम्य शक्ति और पैंथर की घातक गति का सामना किया था। दोनों ही अपने आप में दुर्जय थे, लेकिन यह प्राणी एक अलग तरह का खतरा पेश करता था। पाश्विक बल पर बुद्धिमत्ता, सीधे टकराव पर रणनीति। आक्रामक रूप से कमजोर होने के बावजूद दोनों से अधिक खतरनाक। सैनिकों ने अपना रक्तपिपासु नारा जारी रखा। वे चांदी रैंक वाले खतरे के अंतिम विनाश को देखने के लिए उत्सुक थे। सर, एक युवा कैप्टन जीत के नशे में लाल चेहरे के साथ पास आया। आप हमें क्या करने की सलाह देते हैं? यह असुरक्षित है, एथन ने उसे घूरते हुए कहा। यह असुरक्षित नहीं है। लेफ्टिनेंट का उत्साह डगमगा गया। लेकिन सर, आपने इसे खुद ही मार गिराया है। इससे खून बह रहा है। यह हमें फंसा रहा है। उत्साह की जगह भ्रम ने ले ली। सामरिक छलकपट का इस्तेमाल करने वाले राक्षस की अवधारणा ज्यादातर सैनिकों की पशु व्यवहार की समझ से परे थी। अपने आदमियों को दीवार पर ही रखो, उसने आदेश दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 5 मिनट के बाद एथन की भविष्यवाणी चिंताजनक सटीकता के साथ सामने आई। हार्पी अपनी नाटकीय मृत्यु वेदना से उबर आया। उसके पंखों पर अभी भी चांदी जैसा खून लगा हुआ था, लेकिन उस विनाशकारी चोट का कोई निशान नहीं था जिसने उसे नीचे गिरा दिया था। हर गुजरते सेकंड के साथ उसके पंखों की धड़कन तेज होती जा रही थी, जिससे हवा के तेज झोंके पैदा हो रहे थे जो उसके आसपास की धूल को साफ कर रहे थे। दीवार पर तैनात सैनिक खामोश हो गए। पिछला जश्न सुबह की धुंध की तरह गायब हो गया। उन्होंने एक चमत्कार देखा था, या एक ऐसा धोखा जो उनकी समझ से परे था। असंभव, लेफ्टिनेंट फुसफुसाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने सीने में गोली मारी है। एथन ने समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। उन्नत अनुभूति ने पहले ही सामान्य रजत श्रेणी पुनर्जनन से कहीं अधिक उपचार क्षमता का पता लगा लिया था। किसी ने या किसी चीज ने हार्पी की रिकवरी को तेज कर दिया था। प्राणी जानबूझकर धीमे धीमे ऊपर की ओर बढ़ा। उसके पुनर्स्थापित रूप से चांदी जैसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जब वह उपयुक्त ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसने अपना सिर पीछे फेंका और एक ऐसी चीख निकाली जो सामान्य ध्वनि से परे थी, एक भेदने वाली ध्वनि जो हड्डियों और ऊतकों में कंपन पैदा कर रही थी। एथन की चांदी जैसी आंखें अंधेरे को घूर रही थीं। उसकी चेतना में एक विशाल उपस्थिति चमक रही थी, जो टूटे हुए भूभाग पर घुमावदार शालीनता के साथ गतिमान थी। सैनिक अभी तक उसे देख नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने उसके आने का एहसास कर लिया था। एक सहज भय जिसने बातचीत को बंद कर दिया और घबराहट भरी गतिविधियों को रोक दिया। फिर वह छाया से बाहर आया। चांदनी रात के खाने की प्लेटों से भी बड़े तराजू पर चमक रही थी। क्रूर जानवर, रजत सर्प रैंक, मध्यरजत जहर प्रतिभा, D+ ग्रेड सर्प का शरीर पच्चर के आकार के सिर से लेकर पतली पूंछ तक कम से कम 10 मीटर तक फैला हुआ था। पिघली हुई चांदी जैसी आंखें दीवार पर गति को ट्रैक कर रही थीं। ऊर्ध्वाधर पुतलियां सिकुड़ रही थीं क्योंकि वे रक्षकों पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। उस निगाह में बुद्धिमत्ता जल रही थी। वह चालाक और बुद्धिमान थी। भगवान हमारी रक्षा करें, एक अनुभवी सैनिक ने धीरे से कहा। इतना बड़ा तो कभी नहीं देखा। रजत सर्प ने अपने विशाल जबड़े खोले, जिससे छोटी तलवारों जितने लंबे नुकीले दांत दिखाई दिए। जैसे ही वह पीछे हटा, उसके शल्कों के नीचे विषग्रंथियां स्पष्ट रूप से फड़कने लगीं। नीचे एथन ने दहाड़ते हुए अपनी गति बढ़ा दी, जिससे वह हमले से पहले ही पास के 3 सैनिकों से निपट सका। सांप ने थूका, कोई एक प्रक्षेप्य नहीं, बल्कि जहरीली गोलियां दीवार की ओर तेजी से उछलीं। हर बूंद उड़ते हुए फैलती गई और मुट्ठी भर गाढ़े जहर के गोलों में बदल गई। जिन सैनिकों ने एथन की चेतावनी पर ध्यान दिया, वे बच गए। लेकिन जो नहीं माने, वे चीखते चिल्लाते मर गए, और जहर ने कवच, त्वचा और हड्डियों को बुरी तरह खा लिया, जिससे उनका मांस घुल गया। एथन ने चिंता के साथ स्थिति को समझा।
हार्पी ने ऊपर से समन्वय स्थापित किया और कांस्य जानवरों को रक्षा के कमजोर बिंदुओं की ओर निर्देशित किया। सरपेंट ने तोपखाने का समर्थन प्रदान किया, जिसके जहरीले हमलों ने सैनिकों को उलझने के बजाय छिपने पर मजबूर कर दिया। यह एक पिंसर रणनीति थी। मुझे पता था कि और भी कुछ है, दूर से लड़ने का समय बीत चुका था। वह चांदी की पंक्तियों को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एथन ने पूर्व निर्धारित संकेत पैटर्न में अपनी रजत आभा को प्रज्वलित किया। यह 3 स्पंदनों के बाद निरंतर उत्थान था। रजत श्रेणी सुदृढ़ीकरण के अनुरोध के लिए स्वीकृत विधि। दीवार के उस पार जनरल रुआन को सिग्नल का पता चल गया। उनके क्षेत्र पर न्यूनतम दबाव था। यह संदिग्ध था, एथन की स्थिति को निशाना बनाकर किए जा रहे केंद्रित हमले की तुलना में। सर्प आगे बढ़ रहा था, उसके विशाल शरीर की प्रत्येक लहर भ्रामक गति से जमीन को ढक रही थी। इसके बाद कांस्य जानवरों ने भी इसका अनुसरण किया, जो चांदी के रैंक के भारी भरकम शरीर का उपयोग तीरंदाजों की गोलीबारी के खिलाफ मोबाइल कवर के रूप में करते थे। बैलिस्टा कप्तान ने आदेश दिया, जैसे कि जीवित रहने की प्रवृत्ति ने आतंक पर विजय पाली हो। बड़े को निशाना बनाओ। 3 विशाल हथियार बोल्टों से लदे और सैन्य अनुशासन के बावजूद कांपते हाथों से निकट आ रहे सरपेंट की ओर घूमे। कप्तान के आदेश पर उन्होंने समन्वित रूप से गोलियां बरसाईं। सर्प ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपना मुंह खोला और 3 जहरीले गोले उगल दिए, जो बिल्कुल सटीक निशाने पर थे। हर एक ने उड़ान के बीच में ही एक बैलिस्टा बोल्ट को रोक लिया, जिससे धातु और लकड़ी अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही घुल गए। इसने हमले की दिशा का पूर्वानुमान लगा लिया था, एथन ने बुदबुदाया। ऊपर हार्पी ने नए आदेश दिए। कांस्य जानवरों ने तुरंत जवाब दिया और उनकी टुकड़ियां एथन की स्थिति के ठीक नीचे दीवार के एक हिस्से पर केंद्रित हो गईं। वे कोई बेतरतीब निशाना नहीं थे। राक्षसों का निशाना खास तौर पर वहीं था जहां वह खड़ा था। वे मुझे निशाना बना रहे हैं। खास तौर पर इस एहसास के निहितार्थ विचलित करने वाले थे। ये कोई नासमझ जानवर नहीं थे जो सहज ज्ञान पर काम करते थे। उन्होंने उसे प्राथमिक खतरा माना और तदनुसार संसाधन आवंटित किए। जैसे ही कांसे के जानवरों की पहली लहर उसकी नींव तक पहुंची, दीवार कांप उठी। पंजों ने किले की कमजोरियों की तलाश में दीवार पर हमला बोल दिया। अध्याय 79। चांदी का सांप। पूर्वी क्षेत्र से एक चांदी जैसी आभा आती हुई दिखाई दी। जनरल रुआन एथन के संकेत का जवाब दे रहे थे। उनकी सहायता से महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी, लेकिन एथन ने अनुमान लगाया कि यह सहायता कम से कम 2 मिनट तक नहीं पहुंचेगी। हो सकता है कि उनके पास 2 मिनट भी न हो। सर्प ने एक और विषैले हमले के लिए कमर कस ली। उनकी विष ग्रंथियां फड़कने लगीं और उन्होंने एक बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। एथन ने अपना फैसला सुना दिया। बचाव पक्ष नाकाम हो चुका था, सिर्फ आक्रमण ही बचा था। इस हिस्से को संभालो, उसने सबसे नजदीकी कैप्टन को आदेश दिया। मजबूत सेना आ रही है, तब तक बचकर रहो। बिना किसी स्वीकृति का इंतजार किए एथन ने प्राचीर पर छलांग लगा दी। नीचे उतरते ही उन्नत गति सक्रिय हो गई, जिससे हमलावर राक्षसों के बीच नेविगेट करने के लिए समय की उसकी धारणा धीमी हो गई। वह तुरंत मैदान में दौड़ पड़ा तथा उसे किसी भी अप्रत्याशित हमले से बचाने के लिए क्रिस्टल हार्डनिंग सक्रिय हो गई। सर्प ने तुरंत ही उसके आगमन को भांप लिया तथा इस अप्रत्याशित घटना को देखने के लिए अपना विशाल सिर घुमाया। इसने दीवार पर अपने नियोजित हमले को छोड़ दिया। सरीसृप वृत्ति ने बड़े खतरे को पहचान लिया, ठीक वैसा ही जैसा एथन का इरादा था। एक जहरीला गोला उसकी ओर तेजी से बढ़ा। उसकी दिशा इतनी सटीक थी कि उसने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन एथन को इसका अंदाजा था। उसका हमला एक जानबूझकर किया गया छल था। वह बीच में ही घूम गया। उसकी गति उसे उसके मूल वेक्टर के लंबवत ले गई। जहर खाली जमीन पर गिरा, जिससे पृथ्वी भाप से भरे गड्ढे में बदल गई। ऊपर हार्पी ने चेतावनी देते हुए चीखी। पंखों ने केंद्रित हवा की धाराएं उत्पन्न की ताकि एथन के निकट पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो। धूल और मलबा छोटे छोटे चक्रवातों में घूम रहा था, जिससे दृश्यता कम हो रही थी और अप्रत्याशित गति का खतरा पैदा हो रहा था। समन्वित बचाव ने एथन के आकलन की पुष्टि की। इन 2 रजतरैंकों ने अभूतपूर्व सहयोग के साथ काम किया। सर्प ने चकाचौंध कर देने वाली गति से वार किया। उसका विशाल सिर मांसल गर्दन पर आगे की ओर झपटा। खंजर से भी लंबे नुकीले दांत एथन के शरीर को भेद रहे थे और जहर उन खोखली नालियों से टपक रहा था जो मौत के घाट उतारने के लिए बनाई गई थीं। एथन ने कुछ मिलीसेकंड की बचत के साथ किनारा कर लिया। क्रिस्टल हार्डनिंग ने उस स्पर्श को अवशोषित कर लिया जो सामान्य मानव त्वचा को चीर देता। उसके खंजर ने सर्प के जबड़े के नीचे नरम शल्कों में जगह बना ली, जिससे जमीन पर पड़ते ही खून की धार फूट पड़ी। वह जीव घायल होने से ज्यादा हैरान होकर पीछे हट गया।
उसकी खड़ी पुतलियां सिकुड़कर पतली रेखाओं में बदल गईं जब उसने उस शिकार का फिर से जायजा लिया जिसने उसका खून चूसा था। दीवार पर खड़े सैनिक भय और आशा के मिलेजुले भाव से देख रहे थे कि एक अकेला व्यक्ति एक चांदी रैंक वाले राक्षस से सीधी लड़ाई लड़ रहा है। ज्यादातर ने ऐसा टकराव पहले कभी नहीं देखा था। चांदी बनाम चांदी, शिकारी बनाम शिकारी। क्या वह पागल है? एक कप्तान ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसके बगल में बैठे अनुभवी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वह समय खरीद रहा है। वास्तव में प्रत्येक सेकंड जब एथन ने सर्प का ध्यान अपनी ओर खींचा तो दीवार पर आगे होने वाले विष के हमलों को रोका गया। प्रत्येक क्षण जो उन्होंने बचाया उससे जनरल रुआन को पूर्वी क्षेत्र से दूरी कम करने में मदद मिली। हार्पी ने इस रणनीति को पहचानते हुए अपने प्रयास दोगुने कर दिए। एथन के चारों ओर हवा का प्रवाह तेज हो गया जिससे उसे असंतुलित करने या सरपेंट की मारक क्षमता में धकेलने की कोशिश की जा रही थी। फिर कांस्य जानवर हमले में शामिल हो गए। उन्हें अलग थलग पड़े मानव पर झुंड बनाकर हमला करने का निर्देश दिया गया। दर्जनों लोग सभी दिशाओं से एकत्रित हुए तथा अपनी संख्या के बल पर उन पर विजय पाने का प्रयास किया जिन पर वे व्यक्तिगत शक्ति से विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। एथन ने एक साथ कई प्रतिभाओं को सक्रिय किया। रक्षा के लिए क्रिस्टल हार्डनिंग, गतिशीलता के लिए उन्नत गति, राक्षसों के बहुत करीब आने पर स्थान बनाने के लिए अग्नि। वह चांदी की माला से लिपटा एक बवंडर बन गया जिसके खंजर अहम बिंदुओं पर वार कर रहे थे। हर वार एक खतरे को खत्म कर रहा था। हर हरकत उसे अगली मुठभेड़ के लिए बेहतर स्थिति में ला रही थी। आपने उच्चकांस्य जानवर को मार दिया है। आपने मध्यकांस्य जानवर छाया भेड़िया को मार दिया है। आपने मध्यकांस्य जानवर को मार दिया है। रेजरबैक सुअर सर्प ने फिर हमला किया। उसका विशाल शरीर विनाशकारी शक्ति के लिए कुंडलित हो रहा था। इस बार एथन पूरी तरह से बच नहीं सका। यह हमला तब हुआ जब 7 शिखर वाले कांस्य जानवरों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ था। प्रभाव ने उसे टूटी हुई जमीन पर लुढ़का दिया। क्रिस्टल हार्डनिंग ने तत्काल मृत्यु तो रोक दी लेकिन क्षति को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। दर्द उसके उस हिस्से में फैल गया जहां सांप ने हमला किया था। जैसे ही सर्प की पूंछ उसकी ओर बढ़ी उसने पुनः अपने पैर जमा लिए। यह हार्पी के हवाई हमले के साथ समन्वित एक द्वितीयक हमला था। हवा ने उसे पूंछ के रास्ते में धकेल दिया जबकि उपांग स्वयं अपने आकार की अपेक्षा अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। एथन ने शील्ड को सक्रिय कर दिया जो प्रभाव से कुछ मिलीसेकंड पहले ही एक पारदर्शी अवरोध बन गया। पूंछ इतनी जोर से टकराई कि उसकी सुरक्षा टूट गई और इस प्रतिक्रिया से वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गया। मुझे एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कांसे के जानवरों ने दूरी कम कर दी, एक घेरा बना लिया जिससे उसकी गतिशीलता सीमित हो गई। ऊपर हार्पी ने हवा का दबाव बनाए रखा जिससे वह लगातार सिकुड़ते युद्ध क्षेत्र में ही सीमित रहा। पारंपरिक शिकार व्यवहार, अलग करना, नियंत्रित करना, थका देना, फिर मारना। दीवार के किनारे पर एक नई चांदी जैसी आभा फैल गई। जनरल रुआन आ गए थे। उनकी शक्ति तरल चांदनी की तरह युद्ध की दीवारों से झर रही थी। एथन जनरल की आवाज अफरातफरी में गूंजी। पीछे हटो। पीछे हटने से वह सर्प के जहर की सीमा में आ जाएगा और उसकी गतिशीलता सीमित हो जाएगी। आगे बढ़ने से वह राक्षसों के समूह में और भी गहराई तक चला जाएगा। किसी भी विकल्प से जीवन रक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। एथन ने विकल्प 3 चुना। उसने एक साथ कई प्रतिभाओं को सक्रिय कर दिया। इस संयुक्त प्रभाव ने उसे एक चांदी के धूमकेतु में बदल दिया जिसकी शक्ति तरंगों में फैल रही थी। उसके चारों ओर एक पूर्ण वृत्ताकार अग्नि फूट पड़ी जिसने पास के कांसे के जानवरों को भस्म कर दिया और क्षणिक अंतराल पैदा कर दिया। हवा ने उसके नियंत्रण में आग को और तेज कर दिया जिससे हार्पी का प्रभाव कम हो गया और युद्ध क्षेत्र स्थिर हो गया। स्थिरता के उस निर्मित क्षण में एथन ने सर्प के शरीर पर नहीं बल्कि उसके नीचे की जमीन पर प्रहार किया। उसकी ताकत ने पत्थरों में खंजर घुसा दिए और सतह के नीचे दरारों में केंद्रित बल प्रवाहित किया। धरती कांप उठी, फिर एक जोरदार झटके के साथ फट गई। सर्प जो बीच में ही गिर पड़ा था संतुलन खो बैठा क्योंकि उसका आधार अचानक टूट गया। 10 मीटर लंबा मांसल शरीर क्षणिक असुरक्षा में छटपटाया। अब एथन ने रुआन को चिल्लाकर कहा। जनरल ने मौका नहीं गंवाया। जैसे ही वह दीवार से कूदा उसके ब्लेड के चारों ओर चांदी की ऊर्जा संघनित हो गई और हथियार सर्प की खुली गर्दन पर निशाना साधा। चांदी की शक्ति से मजबूत किए गए स्टील ने उन तराजू को भेद दिया जो बैलिस्टा बोल्टों को पीछे हटा रहे थे। ब्लेड पूरी तरह धंस गया तथा उसके चारों ओर रक्त का दबावयुक्त गीजर फूट पड़ा। सर्प की मृत्यु पीड़ा ने पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। उसके विशाल शरीर ने इतनी जोर से प्रहार किया कि पत्थर चकनाचूर हो गए और उसके दायरे में फंसे दुर्भाग्यपूर्ण कांस्य जानवर चूर चूर हो गए। ऊपर हार्पी की चीख हताशा से ज्यादा गुस्से से भरी लग रही थी।
उसने एक बार चक्कर लगाया, उसकी नजर गिरे हुए सर्प पर टिकी थी, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ गया, हान की जगह की ओर। एथन ने उसे पीछे हटते देखा। रुआन पास आया, ब्लेड से अभी भी चांदी का तरल पदार्थ टपक रहा था। या तो तुम सबसे बहादुर योद्धा हो जो मैंने कभी देखा है, या सबसे मूर्ख। दोनों में से कोई नहीं, एथन ने उत्तर दिया, युद्ध के मैदान को देखते हुए जैसे कांस्य जानवर चांदी रैंक दिशा के बिना बिखरे हुए थे। जनरल की आंखें सिकुड़ गईं। हार्पी उत्तर की ओर बढ़ गया। हाँ, हान की स्थिति की ओर। हाँ, हमें आगे बढ़ना होगा, एथन ने कहा और अपनी अगली कार्रवाई की योजना बना रहा था। अध्याय 80 मृत सर्प क्रूर जानवर रजत सर्प झर प्रतिभा D+ ग्रेड भक्षण रैंक मध्यरजत विशालकाय सांप की लाश के नीचे खून जमा हो गया था और जहां से वह जमीन से टकराया था वहां से भाप उठ रही थी। उस जीव की मौत की पीड़ा आखिरकार थम गई और टूटी हुई जमीन पर 10 मीटर लंबे शल्क बिखरे हुए थे। एथन ने अपने खंजरों को साफ किया। उसके शरीर से अभी भी चांदी की ऊर्जा निकल रही थी जब वह गिरे हुए जानवर का अध्ययन कर रहा था। रुआन ने मुड़ने से पहले लाश को गौर से देखा। ले लो इसे, तुम्हें इसकी जरूरत है। एथन की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। चांदी के रंग का कोर गणना से परे धन का प्रतीक था, फिर भी जनरल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पेश कर दिया। तुमने इसे अर्जित किया है, रुआन ने उसके आश्चर्य को देखते हुए कहा। मैंने तो बस अंतिम प्रहार किया है, बिना किसी और बहस के। एथन उस विशाल सिर के पास घुटनों के बल बैठ गया और खंजर से उस सटीक स्थान को खोज निकाला जहां उसका मूल था। उसने बाद में इस्तेमाल के लिए कोर को अपनी जेब में रख लिया। उसने स्टोरेज रिंग से कुछ चीजें भी निकाली और बाद में टैलेंट निकालने के लिए बॉडी को भी रख लिया। उसका ध्यान पुनः आकाश की ओर गया जहां हार्पी गायब हो गई थी। उसने मन ही मन उसकी दिशा का पता लगाया। वह जीव सीधे हान की जगह की ओर नहीं उड़ा था। यह पहले पूर्व की ओर मुड़ा था, उस भाग की ओर जिसकी रक्षा रुआन कर रहा था। एहसास हथौड़े की तरह हुआ। चीफ जनरल का सिर उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उसकी ओर झुका। उसी समय समझ का उदय हुआ। उसके चेहरे पर संतुष्टि की जगह भय ने ले ली। पूर्वी दीवार, रुआन ने सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे इशारे का जवाब देने के लिए मैंने उसे छोड़ दिया था। हार्पी की रणनीति आखिरकार सामने आ ही गई। उसने सरपेंट को सिर्फ युद्ध में मदद के लिए नहीं बुलाया था। दूसरे सिल्वर रैंक ने एक और भी खतरनाक मकसद पूरा किया था, रुआन को उसके निर्धारित स्थान से दूर खींचना, गलत दिशा निर्देशन के माध्यम से भेद्यता पैदा करना। वह बच नहीं पाया। वह रुआन की मौजूदगी और उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठा रहा था। हमें अब वहां पहुंचना होगा, एथन ने शब्द पूरी तरह मुंह से निकलने से पहले ही उन्नत गति को सक्रिय कर दिया। जैसे जैसे वह पूर्वी दीवार की ओर दौड़ता गया, दुनिया धुंधली होती गई। रुआन उसकी गति से कदम मिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर धड़कन हार्पी की चालों में संभावित रूप से खोई हुई जिंदगियों का प्रतीक थी। जब तक पहले विस्फोटों ने रात के आकाश को रोशन किया, तब तक वे आधी दूरी तय कर चुके थे। पूर्वी प्राचीर पर हरे रंग की आग भड़क उठी, जो क्रमिक विस्फोटों में प्रज्वलित होने वाले रासायनिक यौगिकों की विशिष्ट पहचान थी। उसे कैसे पता था कि कहां वार करना है? जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, एथन को हान पर उतना ही शक होता गया। वह हमेशा वहीं मौजूद रहता था जहां कुछ गड़बड़ हो रही थी। इसने ध्यान भटका दिया, रुआन ने भागते हुए कहा। मुझे पश्चिम की ओर खींच लिया और पूर्व की ओर वार किया। एथन ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्लासिक पिंसर रणनीति। एक और धमाके ने उस हिस्से को हिलाकर रख दिया जो पिछले धमाकों से भी बड़ा था। सदियों से टिके पत्थर के ढांचे कुछ ही सेकंड में ढह गए, जिससे इतनी बड़ी दरार बन गई कि 20 राक्षस एक साथ उसमें घुस सकते थे। इस अंतराल से कांस्यजनित सैनिक दूसरे जिले में घुस आए। ये उनकी पिछली जीत के बिखरे हुए अवशेष नहीं थे, बल्कि नई सेनाएं थीं जिन्होंने शहर को घेर लिया था, जबकि रक्षक कहीं और ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हार्पी दरार के ऊपर मंडरा रहा था। उसके पंख लक्षित वायु धाराएं उत्पन्न कर रहे थे जो रक्षकों के तीरों को तितर-बितर कर रही थीं और उसकी सेना की प्रगति को तेज कर रही थीं। उसके आकार से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जो विनाश के लिए नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र की स्थितियों पर सटीक नियंत्रण के लिए निर्देशित थी। यह इतने प्रभावी ढंग से समन्वय कैसे करता है? रुआन की आवाज में वास्तविक घबराहट थी। एथन की चांदी जैसी आंखें उस जीव की हरकतों को देखते हुए सिकुड़ गईं। यह सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, यह अनुभवी भी है। वास्तव में हार्पी की रणनीति ने त्रिआयामी युद्ध क्षेत्र हेरफेर की परिष्कृत समझ का प्रदर्शन किया। इसने स्थानीय मौसम की स्थितियां पैदा की, रक्षकों को रोकने के लिए विपरीत दिशा से आने वाली हवाएं, हमलावरों को गति देने के लिए पीछे की हवाएं। जब तीरंदाजों ने इसकी भरपाई के लिए अपना निशाना समायोजित किया, तो हवा का रुख फिर से बदल गया, जिससे सोची समझी सुधारात्मक कोशिशें बेकार हो गईं।
वे पूर्वी रक्षा पंक्ति तक पहुंच गए, तभी एक दूसरी दरार बन गई और यह दरार अंदर से घुस गई। पहले छेद से घुसे कांसे के जानवर रक्षकों की चौकियों के पीछे चक्कर लगाते हुए एकदम सटीक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। सैनिकों ने दोनों ओर से हमला करने वाले राक्षसों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उनका अनुशासन टूट गया क्योंकि उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति उन पर हावी हो गई। कुछ लोग अपनी पंक्ति तोड़कर जिले में और भीतर भाग गए, जिससे अंतराल पैदा हो गया, जिसका कांस्य जानवरों ने तुरंत फायदा उठाया। अपनी स्थिति पर डटे रहो, रुआन की आवाज अराजक युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। एथन की चांदी जैसी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत फैसला ले लिया। हार्पी को संभालो, मैं दरार को भर दूंगा। रुआन के विरोध करने से पहले ही एथन ने खुद को उन उमड़ते राक्षसों की ओर झोंक दिया। उसकी देह तीव्र गति से धुंधली हो गई और एक चांदी के धूमकेतु में बदल गई जो हताश रक्षात्मक रेखा के पार चला गया। हमले का नेतृत्व कर रहे कांस्य श्रेणी के भेड़िया जानवर ने कभी नहीं देखा कि उसे किसने मारा। एथन के खंजर ने उसका गला चीर दिया और राक्षस अपने कमांडर पर निशाना साधते ही ढेर हो गया। 5 धड़कने, 7 हत्याएं। सैनिक स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे, मानो एक अकेला व्यक्ति मृत्यु के अवतार की तरह राक्षसी पंक्तियों में से निकल रहा हो। एथन अद्भुत गति और शान से आगे बढ़ रहा था और हर बार उसे देखने वालों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा था। 10 धड़कने, 15 हत्याएं। एक विशालकाय भालू जैसा जानवर दहाड़ता हुआ चुनौती दे रहा था तथा अपने पीछे छोटे छोटे राक्षसों को इकट्ठा कर रहा था। एथन की गति धीमी नहीं हुई, उसने गति बढ़ा दी। जैसे ही उसने एक साथ कई प्रतिभाएं सक्रिय की, उसके खंजरों के चारों ओर आग भड़क उठी। भालू जानवर ने अपने विशाल पंजे घुमाए। एथन उस प्रहार के नीचे बह गया। आग से उन्नत ब्लेड उस जीव के जबड़े से होते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंच गए। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और उस जीव की गति ने उसके शव को उसके पीछे खड़े 3 छोटे राक्षसों में धकेल दिया। 23 हत्याएं। दाहिनी ओर से आ रहे कांसे के जानवर हिचकिचाए क्योंकि उनकी पशु प्रवृत्ति ने सर्वोच्च शिकारी को पहचान लिया था। उनका क्षणिक विराम घातक साबित हुआ जब एथन ने उनकी टुकड़ी पर निशाना साधा। उसकी गति ने उसे चांदी से जड़े ब्लेडों के चक्रवात में बदल दिया। रक्त से रंगे टूटे हुए पत्थर जैसे ही जीव झुंड में गिरे, उनकी समन्वित रणनीति घबराई हुई व्यक्तिगत उड़ान में ढह गई। एक विशेष रूप से बुद्धिमान जानवर ने अपने अधीनस्थों को छोड़कर खुद को बचाने के लिए पीछे हटने का प्रयास किया। एथन के फेंके गए खंजर ने उसे रीढ़ की हड्डी के बीच फंसा दिया और सटीकता संवर्धन की सटीकता ने उसकी तत्काल मृत्यु सुनिश्चित कर दी। बैरिकेड्स से देख रहे रक्षकों ने स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा। यह युद्ध नहीं था, यह कटाई थी। एक आदमी अकेले ही उन राक्षसों का सफाया कर रहा था जो कुछ ही देर पहले उनकी पूरी स्थिति पर छा जाने की धमकी दे रहे थे। यह वरिष्ठ व्यक्ति कौन है? एक युवा सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। भय अब आशा में बदल गया। उसके बगल में बैठे अनुभवी ने शब्दहीन आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। एथन नरसंहार के बीच खड़ा था। उसकी चांदी जैसी ऊर्जा उसके शरीर से झर रही थी। उसके कपड़ों और त्वचा पर खून के धब्बे थे, फिर भी उसकी सांसें नियंत्रित थीं। वह देख रहे सैनिकों की ओर मुड़ा। तुम क्या कर रहे हो? लड़ो, अभी तो सैकड़ों और बचे हैं। मैं इन छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता। सैनिकों ने अपना सिर हिलाने से पहले गला साफ किया। उन्हें और अधिक साहस मिला था जब उन्होंने उसे वध के लिए तैयार मुर्गियों जैसे राक्षसों को मारते देखा।